अस्सलामुअलैकुम। सुपरमास्टर के दो रोबोट टेलीपैथी जानने वाले साथी रमीरेज और टेरी टेलर महफूज थे। अभी वो दोनों नहीं जानते थे कि सुपरमास्टर और स्टील ब्रोक्स पर क्या गुजर चुकी है, लेकिन सानी ने बदी बदी बनकर उन्हें ऐसे अंदेशों में मुब्तला कर दिया जिनके बायस उनकी नींदें उड़ चुकी थीं। रमीरेज ने कंप्यूटर के मखसूस कोड नंबर्स के मुताबिक टेरी टेलर से रब्ता किया, फिर स्क्रीन पर तहरीर के जरिए कहा, मैंने सुपरमास्टर के कंप्यूटर को सिग्नल नहीं दिया है। स्टील ब्रॉक्स भी अपनी रहायशगाह में नहीं है, इसलिए उसका कंप्यूटर भी खामोश है। अभी सिर्फ हम दोनों के दरमियान रब्ता है। टेरी टेलर ने कहा, मैं भी ये सोच रहा था कि सिर्फ तुमसे रब्ता करूं। वो हमसे रब्ता करने वाली बदी बदी मुझे खटक रही है। अगरचे उसने बहुत सी ठोस और मुदल्लल बातें की हैं, सुपर मास्टर की एक गलती की भी सही निशानदेही की है। इसके बावजूद क्या हमें उस पर एतमाद करना चाहिए? रमीरेज ने कहा, उसने अपने खलाई मखलूक होने के दो एक सबूत दिए हैं, और ये तो हैरत अंगेज बात है कि उसका दिमाग इस दुनिया की तमाम जुबानें उसे समझा देता है। हम कल सुबह सुपर मास्टर से मालूम करेंगे कि वाकई उसने सानी की ख्याल ख्वानी से उसे महफूज रखा है। अगर बदी बदी ना होती तो सानी सुपर मास्टर को अपना ताबेदार बना लेती। अभी मैंने कहा था कि बदी बदी मुझे खटक रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमसे पहले देवी साहब का सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान को गुलाम बना चुकी है। कि अब वो बदी बदी बनकर धोखा नहीं दे रही होगी? हो सकता है कि वो खलाई मखलूक बनकर अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करी हो, ताकि हम उसे आत्मशक्ति वाली देवी ना समझें। टेरी, तुमने बड़ी चौंका देने वाली बात कह दी है। वाकई मैंने इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि देवी एक खलाई मखलूक बनकर हमें ट्रैप करने के लिए नए रास्ते हमवार कर रही होगी। वो कह रही थी कि सुपर मास्टर ने उसे अपनी दाश्ता बनाकर रखा है, यानी वो जिस्मानी तौर पर सुपर मास्टर के पास है, जबकि उस मक्कार देवी ने किसी हसीना पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग में खलाई मखलूक वाली बातें ठूंस कर उसे सुपर मास्टर के पास पहुंचा दिया होगा। बेशक देवी को पेश नज़र रखकर हालात का तजिया किया जाए तो देवी की चालबाजी वाज़े तौर से समझ में आ जाती है। हमें यह तय कर लेना चाहिए कि देवी हो या वाकई कोई खलाई मखलूक हो, वो हमारे लिए ख़तरा है। ऐसा उलझा हुआ पेचीदा खतरा जो अभी समझ में नहीं आ रहा, और जब तक समझ ना आए तब तक हमें सुपर मास्टर से कोई रब्ता नहीं रखना चाहिए। कंप्यूटर के जरिए रब्ता रखने में किसी तरह का खतरा नहीं है। उसके ज़रिए शायद हम सुपर मास्टर से बातें करके उस कलाई मखलूक या देवी की चालों को समझ सकें। पता नहीं कब सुबह होगी और कब सुपर मास्टर बेदार होने के बाद हमसे रब्ता करेगा। उसने किसी को दाश्ता बनाकर हमें अंदेशों और इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है। मुझे तो नींद नहीं आएगी। सितम वालाए सितम ये कि स्टील ब्रॉक्स भी कंप्यूटर अटेंड नहीं कर रहे। हम खुद को तसल्ली दे सकते हैं कि वो भी सुपर मास्टर की तरह सो रहा है या कहीं तफरी के लिए गया है, लेकिन हमारे दरमियान देवी या देवी की तरह कोई पुरस्कार औरत घुस आई है। जब तक उसकी हकीकत खुलकर सामने नहीं आएगी तब तक हमें इत्मीनान हासिल नहीं होगा। मैं तुमसे रब्ता ख़त्म करके ख्वाब आवर गोलियां खाने जा रहा हूँ, वरना सुबह तक अंदेशे जगाते रहेंगे। ठीक है, किसी न किसी तरह आज रात की सुबह करनी होगी। मैं भी गोलियां खाकर सोने जा रहा हूँ। रमीरेज ने कहा, ठहरो ठहरी, कंप्यूटर बंद ना करना। मेरे दिमाग में फिर एक बात खटक रही है। हाँ बोलो। अब ज़रा सा भी खटका हो तो हमें अपने साय से भी भागना होगा। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करो कि देवी मेरे और तुम्हारे दिमागों तक आ पहुंची, और उसने बात काटकर तहरीर के जरिए कहा, देवी और हमारे दिमागों में। देखो, ऐसी जान निकाल देने वाली बातें ना करो। हमारी जान निकल जाए तो अच्छा है, लेकिन हमें हर पहलू पर नज़र रखनी होगी। अब इसी पहलू पर गौर करो कि हम दोनों खिलाफ मामूल ख्वाब आवर दवाएं खाकर क्यों सोना चाहते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि एक औरत बहुत पुरस्कार बनकर हमारी नींदें उड़ा रही है? बेशक हम गहरी नींद सोएंगे तो दूसरी सुबह जहन ताज़ा रहेगा और हम हालात का अच्छी तरह तज्जिया कर सकेंगे। यह क्यों नहीं सोचते कि ख्वाब आवर दवा हमें गहरी नींद सुलाएगी तो हम इस कदर गाफिल हो जाएंगे कि देवी आसानी से हमारे दिमागों में आ जाएगी और हम दवा के बायस उसे अपने अंदर महसूस नहीं कर सकेंगे। ठीक कहते हो, हमने कभी नशा नहीं किया, कभी कोई दवा इस्तेमाल नहीं की, लेकिन महज सुकून की नींद के लिए नुकसानदेह दवा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, नींद आए या ना आए, मैं ऐसी कोई दवा इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये सोचो कि हमें ख्वाब आवर दवा के इस्तेमाल करने का ख्याल क्यों आया? क्या वो हमारे अंदर रहकर ऐसा ख्याल पैदा कर रही है, या आत्मा शक्ति का कोई हथकंडा दूर से आजमा रही है ताकि आजमाइश कामयाब हो तो वो आसानी से हमारे अंदर पहुंच सके? मैं भी कान पकड़ता हूँ, ख्वाह सुबह तक जागता रहूँ, लेकिन दिमाग को गाफिल बनाकर किसी दुश्मन को अपने अंदर नहीं आने दूंगा। वो दोनों अंदेशों के अजाब में मुब्तला हो गए। न जागना चाहते थे और ना ही सो सकते थे। उन चारों ने पहले यह तय किया था कि जब तक बेदार होंगे हर घंटे बाद एक दूसरे से कंप्यूटर के जरिए खैरियत मालूम करते रहेंगे। लेकिन अब ये अंदेशे में मुब्तला करने वाली बात थी कि सुपर मास्टर अपने साथियों को शब बखैर कहे बगैर वक्त से पहले सो गया था।
और उसके साथ ही स्टील ब्रॉक्स ने भी शब्बा खैर नहीं कहा। पता नहीं वो गुड नाइट कहना भूल गया था या किसी ने उसके दिमाग से ये बात बुला दी थी। वो दोनों जैसे रोशनी में थे और उनके आगे गहरी तारीकी में उनके दो साथी नजर नहीं आ रहे थे। अपने साथियों को ढूंढ निकालने और हकीकत हाल मालूम करने के लिए वो रोशनी से तारीकी में जाने की जरूरत नहीं कर सकते थे। जान अजाब में मुब्तला हो गई थी। दोनों कंप्यूटर के सामने इजी चेयर पर तमाम रात बैठे रहे। कभी नींद के दबाव से ऊँगते रहे और कभी यूं चौंक जाते जैसे वो दुश्मन औरत उनके दिमाग पर शब खून मारने आ गई हो। वो दुश्मन औरत सोनिया सानी थी। उसने बदी बदी बनकर उन्हें सोचने और जागते रहने पर मजबूर कर दिया था और खुद स्टील ब्रॉक्स पर तनवीमी अमल करने के बाद इत्मीनान से सो गई थी। वो दूसरी सुबह बेदार हुई। उसने सुपर मास्टर को 8 बजे और स्टील ब्रॉक्स को 9 बजे बेदार होने का हुक्म दिया। उसने गुस्ल वगैरह से फारिग होकर सफूरा के साथ नाश्ता किया। फिर उससे कहा, मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ रहूँगी, तुम क्या करोगी? मैं वाशिंगटन के मुख्तलिफ इलाकों में घूमती फिरती रहूँगी। हो सकता है यहाँ भी सुपर मास्टर के किसी साथी से सामना हो जाए और मैं किसी तरह उसे पहचान लूँ। सफूरा कपड़े तब्दील करने अपने बेडरूम में चली गई। सानिया अपने बेडरूम में आकर सुपर मास्टर के पास पहुंच गई। वो 15 मिनट के बाद बेदार होने वाला था, लेकिन उसका ख्वाबीदा जहन कह रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है। सानी ने अपने मामूल को हुक्म दिया कि तनवीमी नींद काफ़ी हो चुकी है, अब वो बेदार हो सकता है। इस हुक्म के साथ ही उसने आंखें खोल दी। उसे दरवाजे पर दस्तक के साथ बदी बदी की आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो, क्या तुम्हारे सोने और जागने का वक्त मुकर्रर नहीं है? वो उठकर दरवाजे के करीब आया, फिर बोला, मैं जाग रहा हूँ, अभी गुसल वगैरह से फारिग होकर आता हूँ, तब तक तुम नाश्ते का इंतज़ाम करो। वो गुसल खाने की तरफ जाने लगा। सानी उसके दिमाग से निकल आई और स्टील ब्रोक्स की खैरियत मालूम करने लगी। वो हस्पताल के कमरे में आराम से सो रहा था। सानी ने पिछली रात उसके दिमाग में जल्जला पैदा किया था, लेकिन अब वो नॉर्मल था। दिमागी तवानाई बहाल हो गई थी। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक सकता था। सिर्फ एक मामूल की हैसियत से सानी को अपने अंदर महसूस नहीं कर सकता था। 1 घंटे के अंदर सुपर मास्टर बेडरूम से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। सानी उसकी सोच में कहने लगी, मैंने पिछली रात कॉफ़ी भी ली थी, पता ही ना चला कि कब सो गया, लेकिन साकी बनकर पिलाने वाली बदी बदी मेरे अंदर जागती रही होगी। पता नहीं क्या करती रही होगी। उसे वो कोड नंबर्स मालूम हो गए होंगे जिनके ज़रिए मैं अपने साथियों से रब्ता करता हूँ। ये बहुत बुरा हुआ। बदी बदी ने अगरचे मेरी मुहाफिज बनकर सानी की सोच की लहरों को मेरे अंदर पहुँचने से रोक दिया। फिर भी मुझे बदी बदी से दूर रहना चाहिए। कल इसने कोड नंबर्स मालूम किए, आइंदा और भी बहुत कुछ मालूम करती रहेगी। वो सानी की मर्जी के मुताबिक सोचता हुआ बेडरूम से बाहर आया। फिर आवाज़ दी, तुम कहाँ हो? मैं ड्राइंग टेबल पर आराम कर रही हूँ। वह डाइनिंग रूम में आया। बदी बदी शौक रंगों के लिबास में बड़ी पुरकशिश लग रही थी। मुस्कुराकर बोली, आओ नाश्ता करो। तुम तो पिछली रात जरा सी पी कर उलट गई। मैं तुम्हें ऐश कराना चाहती थी। ये बताना चाहती थी कि खलाई मखलूक एक ही रात में ऐसा दीवाना बना देती है कि इसके बाद तुम्हें अपनी अर्जी दुनिया की हर औरत कशिश से खाली लगेगी। वो डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते हुए बोला, शराब ने मुझे तुम्हारी कुर्बत से महरूम कर दिया, मगर इन लम्हात में भी तुम मकनातीस की तरह मुझे खींच रही हो और तुम भी मुझे पसंद आ गई हो। फिर ये कि हम अपनी अपनी सलाहियतों से एक दूसरे के काम आते रहेंगे, इसलिए हमें एक छत के नीचे रहना चाहिए और कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मेरा भी दिल यही चाहता है। मैंने आज तक शादी नहीं की। औरतों से इसलिए दूर रहता हूँ कि उनके ज़रिए दुश्मन बड़ी आसानी से शाहरग तक पहुँच जाती हैं। मैं तुम्हारी दुनिया की औरत नहीं हूँ कि कोई मुझे ट्रैप कर सकेगा। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, मेरे दिमाग में पहुँच कर दिखाओ। तुम्हारे आते ही गुदगुदी होने लगेगी और मैं सांस रोक लूँगी। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे करीब आना चाहोगे तो तुम्हें इसी तरह रोक दूंगी जिस तरह किसी दुश्मन की सोच की लहरों को तुम्हारे दिमाग तक पहुँचने से रोक दिया था। तुम आइंदा भी मेरे बहुत काम आ सकती हो। तुम भी मेरे साथ रहकर अपने दुश्मनों से महफूज रहोगी, लेकिन हमारी रिहाइश अलग होगी और हम ज़ुबान से गुफ्तगू नहीं करेंगे, सिर्फ कंप्यूटर से रब्ता रखेंगे, तो कोई दुश्मन हमें तलाश नहीं कर सकेगा। मैं आज से तुम्हें अपनी खलाई ज़ुबान सिखाऊंगी, फिर हम उस ज़ुबान में बोला करेंगे। तुम्हारी दुनिया का कोई टेलीपैथी जानने वाला ना खलाई ज़ुबान को समझ सकेगा और ना हमें तलाश कर सकेगा। तुम कल रात कह रही थी कि खलाई ज़ुबान बोलते वक्त तुम्हारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, और मैंने देखा है कि तुम कल रात बेआवाज़ हो गई थी। वसते हुए बोली, कल तक मैंने तुम्हें अच्छी तरह नहीं समझा था, इसलिए झूठ कह दिया। असल बात यह है कि मेरा एक दुश्मन मुझे तलाश कर रहा है। वो मेरी आवाज़ सुनकर ही मुझ तक पहुंच सकता है, इसलिए मैं बाआवाज़ नहीं बोलती। लेकिन मुझे ये ज़ुबान सिखाते वक्त तुम्हें आवाज़ के साथ बोलना होगा। बिल्कुल नहीं। सिखाने के दौरान मैं तुम्हें अपने अंदर आने दूंगी। तुम लहजे और तलफ़ुज़ के साथ सीखोगे, फिर मेरे दिमाग से चले जाया करोगे। क्या ऐसे वक्त मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ सकूंगा? नहीं, जैसे ही चोर ख्यालात के खाने में आओगे मुझे गुदगुदी होने लगेगी और मैं सांस रोककर तुम्हें बाहर भगा दूंगी। जब हम दोस्त बन गए हैं, राजदार भी बन रहे हैं, तो मुझे अपने चोर ख्यालात क्यों नहीं पढ़ने दोगी?
हम पर पाबंदी है। हम खला के जिस हिस्से में आए हैं वहाँ के बारे में किसी को कुछ बताने की इजाज़त नहीं। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम मेरे दुश्मन को किसी तरह ख़त्म कर दोगे। तो मैं तुमसे अपनी खलाई दुनिया की कोई बात नहीं छुपाऊंगी। मुझे गाइड करो कि तुम्हारे दुश्मन तक कैसे पहुँच सकता हूँ। तुम्हारे या उसके 3 साथियों में से किसी एक को ट्रैप करो। उसके ज़रिए तुम मेरे दुश्मन को मजबूर कर सकोगे कि वो इस अर्जी दुनिया में आए। वो आएगा तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के साथ मिलकर उसे घेर कर हलाक कर सकूंगी। मेरे साथियों की बात ना करो। वो ना कभी अपनी खुफिया रिहाइशगाहों से निकलेंगे और ना ही अपनी टीम में तुम्हारी आमद और राजदारी पसंद करेंगे। वो हंसते हुए बोली, इसकी फिक्र न करो। मैं अपने तरीक़ेकार से तुम्हारे साथियों को दोस्त बना लूँगी। मेरी बात समझो, हम 4 साथी हैं। वो किसी 5वें पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें तुम्हारी लाख खूबियाँ बताई जाएं और ये भी कहा जाए कि तुमने दुश्मन ख्याल खबरनी करने वाली से मुझे महफूज रखा है, तो वो तुम्हारी कदर करेंगे, तुम्हें दोस्त भी समझेंगे, लेकिन अपनी टीम में राजदार नहीं बनाएंगे। तुम भी मुझे राजदार ना बनाते, लेकिन देख लो कि मैं किस तरह तुम्हारे पास चली आई हूँ और तुमने मुझे दोस्त और राजदार तस्लीम कर लिया है। तुम अपने साथियों से मेरे बारे में कुछ ना कहो, मैं उनसे निमट लूँगी। सुपर मास्टर ने उससे बहस नहीं की। नाश्ता करने के बाद चाय की प्याली हाथ में लेकर कंप्यूटर वाले कमरे में आया। फिर चाय के 2 घूंट पीने के बाद कंप्यूटर के सामने बैठ गया। उसे अपने साथियों के कोड नंबर्स के मुताबिक ऑपरेट करने लगा। उसने रमीडेस को मुखातिब किया और कहा कि टेरी टेलर और स्टील ब्रॉक्स को इतला दे ताकि वो तीनों सुपर मास्टर के कंप्यूटर से मुंसलिक हो जाएं। सानी ने अपने कंप्यूटर में उनके मखसूस कोड नंबर फीड किए और स्क्रीन पर टाइप किया। मैं अपनी रिहाइशगाह में मौजूद नहीं हूँ। एक ज़ाती मामले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। वापसी पर रब्ता करूँगा। स्टील ब्रॉक्स। जब रमीरेज ने स्टील ब्रॉक्स को मुखातिब किया तो उसके कोड नंबर के मुताबिक सानी के कंप्यूटर से रब्ता हुआ और वही तहरीर नजर आई जिसे सानी ने टाइप किया था। फिर रमीरेज ने सुपर मास्टर की कंप्यूटर स्क्रीन पर तहरीर के जरिए कहा, मैं आ रहा हूँ। टीटीबी तुम्हारे कंप्यूटर से मुंसलिक हो गया है। स्टील ब्रॉक्स ने अपने कंप्यूटर पर यह पैगाम छोड़ा है कि अपने ज़ाती मामले में दूसरे शहर जा रहा है, वापसी पर रब्ता करेगा। टेरी टेलर ने तहरीर के जरिए सुपर मास्टर से कहा, मिस्टर लालास, तुमने पिछली रात हमें शब खैर क्यों नहीं कहा? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारी नींदें उड़ गई हैं। हम पिछली रात से जाग रहे हैं। सुपर मास्टर ने कहा, मैंने शब खैर नहीं कहा, सिर्फ इतनी सी बात पर तुम दोनों परेशान हो गए। यह तुम्हारे लिए इतनी सी बात है? तुमने एक अजनबी हसीना बदी बदी को अपनी दाश्ता बनाया, ये इतनी सी बात है? उसे राजदार बनाया, हमारे कोड नंबर्स बताए, उसने तुम्हारी नींद के दौरान हमसे रब्ता किया, यह भी इतनी सी बात है? सुपर मास्टर कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सब कुछ पढ़ रहा था और हैरान हो रहा था। उसने सोचा था कि अपने साथियों को बदी बदी के बारे में अभी कुछ नहीं बताएगा। रफ्ता रफ्ता साथियों को एतमाद में लेकर उस हसीना से मुतारिफ कराएगा, लेकिन उसके साथी कह रहे थे कि बदी बदी ने उसकी नींद के दौरान उनसे रब्ता किया था। उसने पास बैठी हुई बदी बदी को गुस्से से देखकर पूछा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें मेरे साथियों से रब्ता करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? वो बोली, तुम्हारे साथियों ने अभी कहा है कि वो तमाम रात जागते नहीं हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने खुफिया ज़राए से हम दोनों के मुतालिक मालूमात हासिल की हों? क्या अब से पहले उन्होंने तुम पर कोई इल्ज़ाम लगाया? जब मैंने ऐसी कोई गलती पहले नहीं की थी तो वो इल्ज़ाम कैसे लगाते? यानी तुम्हारे साथियों को ये मालूम होता रहता है कि तुम कोई गलती कर रहे हो या नहीं। अब से पहले तुमने किसी को राजदार नहीं बनाया, इसलिए वो मुतमईन रहे और तुम पर एतमाद करते रहे। कल रात उन्हें अचानक सब कुछ मालूम हो गया। क्या तुम्हारी अकल कहती है कि उन्हें हमारी बातें गैब से मालूम हो गई, या उन्होंने मालूमात हासिल करने का ऐसा खुफिया जरिया बना रखा है जिससे तुम बेखबर हो? सुपर मास्टर ने सोचती हुई नज़रों से बदी बदी को देखा। सानी ने उसकी सोच में कहा, यह ठीक कहती है, बदी बदी के साथ रहना मेरा प्राइवेट मामला है। यह खुफिया बात उन्हें कैसे मालूम हुई? सुपर मास्टर ने बदी बदी से कहा, वो कह रहे हैं कि तुमने उनसे खुफिया कोडवर्ड्स के जरिए रब्ता किया था। बदी बदी ने कहा, ज़रा सोचो, मैंने तुम्हें दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाली से महफूज रखा। क्या मैं तुम्हें दुश्मन से महफूज रखकर दोस्तों से बदजन करूंगी? सुपर मास्टर ने सोचा, कल रात 2 डिस्क गायब हो गई थी और सोनिया सानी मुझे ताबेदार बनाना चाहती थी। क्या उसने बदी बदी बनकर ऐसी शरारत की है? सानी ने फौरन उसके ख्यालात का रुख बदल दिया। नहीं, सानी को मेरे साथियों के कोड नंबर्स मालूम नहीं थे और बदी बदी ने उसे मेरे दिमाग तक पहुंचने नहीं दिया। सानी उनसे रब्ता नहीं कर सकती। वो सानी का मामूल और ताबेदार था। सानी ने उसे जिस तरह समझाया वो समझकर कायल हो गया। सानी ने उसे ये याद करने नहीं दिया कि कंप्यूटर के पास से डिस्क उठाकर ले जाने वाली खुफिया कोड नंबर भी मालूम कर सकती है। रमीरेज और टेरी टेलर की तहरीरें स्क्रीन पर उभर रही थीं। वो पूछ रहे थे, मिस्टर लालास, तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? क्या कंप्यूटर के पास से हट गए हो? हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सुपर मास्टर ने जवाब दिया, मैं कंप्यूटर के सामने मौजूद हूँ और हैरान होकर सोच रहा हूँ कि जब किसी बदी बदी ने तुम लोगों से मखसूस कोड नंबर्स पर रब्ता ही नहीं किया तो तुम लोगों को उसके मुतल्लिक कैसे मालूम हुआ? मिस्टर लालास, हमारे सवाल के जवाब में तुम सवाल कर रहे हो, जबकि तुम्हें जवाब देना चाहिए। तुमने हमें एतमाद में लिए बगैर एक हसीना को राजदार क्यों बना लिया? मैं जवाब देने से पहले
यह अहम बात मालूम करना चाहता हूँ कि मेरा यह प्राइवेट मामला तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ? हमने अभी कहा है कि बदी बदी ने हमसे रब्ता किया था। यह सरासर झूठ है। मैं ऐसा नादान नहीं हूँ कि बदी बदी को तुम लोगों तक पहुँचने दूँ। मुझे साफ साफ बताओ, तुम दोनों किन जराए से मेरी प्राइवेट लाइफ में झांक रहे हो? कैसे खुफिया जराए मिस्टर लालास? हम तुम्हारे खिलाफ कोई जासूसी नहीं कर रहे। क्या बदी बदी इस बात से इनकार कर रही है कि उसने पिछली रात हमसे रब्ता नहीं किया? सुपर मास्टर ने सानी की मर्जी के मुताबिक जवाब दिया। जब बदी बदी को या मेरे किसी दुश्मन को हमारे कोड नंबर्स मालूम नहीं है तो फिर ना बदी बदी तुमसे रब्ता कर सकती है और ना कोई दुश्मन। मिस्टर RR और मिस्टर TT, मेरे बारे में तुम्हें गैब से मालूम नहीं हुआ है। यह तस्लीम कर लो कि तुम लोगों ने मेरी लाइलमी में खुफिया जराए बना रखे हैं। मैं समझ रहा था कि मैं मुकम्मल तौर पर रूपोश रहूँगा, लेकिन तुम लोगों ने बड़ी चालाकी से मुझ पर नज़र रखने के जराए बना रखे हैं। प्लीज़ हमें यह फजूल सा इल्ज़ाम ना दो। अगर तुम्हें पूरे यकीन है कि बदी बदी ने पिछली रात हमसे रब्ता नहीं किया था तो फिर समझ लो कि कोई अनजाना खतरा सर पर मंडला रहा है। ऐसे में देवी की तरफ ध्यान जाता है। उसने आत्मा शक्ति या किसी और जरिए से हमारे खुफिया कोड नंबर्स मालूम किए हैं। हाँ, वो ऐसा कर सकती है। उस पर हमें शुबा करना चाहिए। उसकी पिछली कारकर्दगी और कामयाबियां हासिल करने के तरीकों को देखा जाए तो उनमें वो एक तरीका हर जगह आजमाती है, और वो ये कि अपने मुखालिफ को ट्रैप करने के लिए डमी देवी बनाकर अपने उस मुखालिफ के पास भेज देती है। इस बार उसने एक हसीना को डमी देवी नहीं बनाया है, नई चाल चल रही है। उसे एक खलाई मखलूक बनाकर तुम्हारे पास भेज दिया है। सुपर मास्टर ने कहा, मैं तुम्हारी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि पिछली रात देवी ने किसी चालाकी से खलाई मखलूक बदी बदी बनकर तुम लोगों से रब्ता किया, लेकिन मेरे साथ जो बदी बदी है उसका देवी से कोई ताल्लुक नहीं। ये वाकई खला के हिस्से से आई है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वो खलाई मखलूक है? ये हमारी तरह इंसान है, लेकिन इसका दिमाग हमसे मुख्तलिफ है। यह हमारी दुनिया की कोई ज़ुबान नहीं जानती है, लेकिन कुदरती तौर पर इसके दिमाग के एक हिस्से में ट्रांसलेटर है जो हमारी किसी भी ज़ुबान का तर्जुमा कर देता है। वो हमारी कोई सी भी ज़ुबान समझ और बोल सकती है। मिस्टर लालास, तुम इतनी बड़ी बात इतने यकीन से कह रहे हो जैसे कि इसके दिमाग का एक्सरे देखा हो। क्या उस एक्सरे रिपोर्ट की एक कॉपी कंप्यूटर के जरिए हमारे पास भेज सकते हो? मैं आज ही बदी बदी का दिमागी एक्सरे कराऊंगा, फिर जैसे ही रिपोर्ट हासिल होगी उसकी कॉपियां तुम तीनों के पास भेज दूंगा। बदी बदी ने कहा, अपने साथियों से सोच समझ कर वादा करो। जब एक्सरे के जरिए मालूम होगा कि मेरे दिमाग की साख्त यहाँ के इंसानों से मुख्तलिफ है, और जब उन मुख्तलिफ दिमागी हिस्सों के फंक्शंस इस दुनिया के डॉक्टरों की समझ में नहीं आएंगे, तो फिर ये बात रेडियो, TV और प्रेस मीडिया के जरिए तमाम दुनिया में फैल जाएगी। यहाँ के डॉक्टर और साइंसदान मेरी दिमागी साख्त और उसकी कारकर्दगी का तज्जिया करेंगे। ये सब कुछ तुम्हारी दुनिया वालों के लिए एक अजूबा और नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं खतरात में गिर जाऊंगी। यहाँ मेरे जो दुश्मन खला से आए हुए हैं उन्हें मेरा पता ठिकाना मालूम हो जाएगा। फिर तुम्हारी दुनिया में खलाई मखलूक की ऐसी जंग छिड़ेगी जिससे मुझे तो नुकसान पहुंचेगा ही, लेकिन तुम्हारी दुनिया के लोग भी तबाही और बर्बादी से महफूज नहीं रह सकेंगे। वो बोल रही थी और सुपर मास्टर उसकी बातें तहरीर की सूरत में स्क्रीन पर पेश कर रहा था। बदी बदी की सारी बातें पढ़ने के बाद ज़रा देर के लिए राब्ता ख़त्म हो गया। रमीरेज और टेरी टेलर एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे। फिर रमीरेज ने कंप्यूटर के जरिए कहा, मिस्टर लालास, पहले तो इस बात की तस्दीक हो जाए कि बदी बदी एक खलाई मखलूक है। तस्दीक की एक सूरत यह है कि बदी बदी अपने उन दुश्मनों के नाम बताए जो उसकी तरह खला से आई हैं। हम उसके दुश्मनों को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। उनमें से जो हमारी गिरफ्त में आएगा हम उसका दिमागी एक्सरे कराएंगे और एक नई साख्त के दिमाग का तज्जिया करने के लिए उसे डॉक्टरों और साइंसदानों के हवाले कर देंगे। इस तरह बदी बदी के दिमागी एक्सरे की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उसके किसी दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि वह तुम्हारे साथ रूपोश रहती है। सुपर मास्टर ने बदी बदी से कहा, मेरे ये दोनों साथी बड़ी माकूल बातें कर रहे हैं। इनके तरीक़ेकार के मुताबिक तुम मेरे पास बिल्कुल महफूज हो। तुम अपने दुश्मनों के नाम बताओ। वो बताने लगी। सुपर मास्टर उसे तहरीर की सूरत में स्क्रीन पर पेश करने लगा। मिस्टर RR और TT, बदी बदी की एक दुश्मन लड़की को हम सब लक्की 7 के नाम से जानती हैं। उसका असली नाम तमारा है। वो आजकल बाबा साहब के इदारे में है। मिस्टर लालास, किस इदारे का नाम ले रहे हो? हम उस इदारे के एक टेलीपैथी जानने वाले को भी अपने काबू में न रख सके। इसके बरक्स हमें अपनी सलामती के लिए फ्रांस से भागकर यहाँ आना पड़ा। फरहाद ने तुम्हें मियामी शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हम सब ने उसे छुपकर रहने के लिए मुख्तलिफ शहरों में पनाह ली। तुम्हारा उर्फ लक्की 7 का नाम ना लो, दूसरे दुश्मनों के नाम और पते बताओ। पता सिर्फ तुम्हारा का मालूम है। बदी बदी बाकी दुश्मनों के सिर्फ नाम जानती है और उनके नाम ये हैं। एक शख्स का नाम एमोन बाबा है। वो 40 बरस का एक दानिशमंद शख्स है। ये वाज़े रहे कि खलाई मखलूक की दुनिया में 10 दिन का एक हफ्ता होता है। उस हफ्ते को वो 10th कहते हैं। 40 दिन का एक महीना होता है और 20 महीने का एक बरस हुआ करता है। इस हिसाब से एमोन बाबा की उम्र हमारी दुनिया के हिसाब से तकरीबन 67 बरस हो चुकी है। अभी वह जवान है, क्योंकि वहाँ 80 बरस की उम्र से बुढ़ापा शुरू होता है। यानी हमारी दुनिया के हिसाब से वहाँ के लोग 130 या 35 बरस तक जवान रहते हैं। रमीरेज ने कहा, हमारी दुनिया के लोगों को मालूम होगा तो वह 125 बरस तक जवानी के मज़े लूटने के लिए खला की तरफ परवाज करने के लिए ज़मीन से कई कई फुट ऊपर उछलते रहेंगे।
बदी बदी से कहो वह एमोन बाबा का हुलिया और कोई मखसूस शनाख्त बताए। खलाई मखलूक की इज्तमाही पहचान यह है कि ना उन्हें सर्दी लगती है, ना गर्मी, और ना बारिश में भीगते रहने से उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है। वो हमारी सोच की लहरों को महसूस करते ही गुदगुदी महसूस करने लगती हैं। वहाँ की औरतें खूबसूरत होती हैं, मर्द भी खूब रूकद्यावर और सेहतमंद होती हैं, लेकिन उनके कान बड़े होते हैं और सर का ऊपरी हिस्सा ऊपर को उठा होता है और पेशानी उभरी होती है। एमोन बाबा भी कुछ ऐसा ही है, वो लाखों में पहचाना जा सकते हैं। हाँ, ये सब ऐसी वाज़ेह निशानियाँ जिनके जरिए वो बासानी पहचानी जा सकती हैं। अब दूसरे दुश्मन के मुतल्लिक बताओ। एमोन बाबा की एक बेटी का नाम एमोना है, वह तुम्हारा लकी सेवन की सहेली है। बदी बदी की एक सहेली का नाम रोशना है। पता नहीं वह दुनिया के किस हिस्से में बदी बदी की तलाश कर रही होगी। रोशना के बड़े भाई का नाम धतूरा है। वो बड़े काम का आदमी है, मगर भरोसे के काबिल नहीं है। जिधर अपना फ़ायदा देखता है उधर लुढ़क जाता है। अगर धतूरा मिल जाए तो उसका ब्रेन एक्सरे कराया जा सकता है। एक खलाई मखलूक की हैसियत से उसकी पब्लिसिटी इस दुनिया में होगी तो बदी बदी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। खला से आने वालों की तादाद क्या है? बदी बदी के इल्म के मुताबिक 5 हैं। उनमें से 2-4 ज़्यादा भी हो सकती हैं। 5वीं का नाम पावर प्लानर है। वो इस दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए यहाँ का जायज़ा लेने आया है और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र कर रहा होगा। फिर तो उस पावर प्लानर के इरादे बड़े ख़तरनाक हैं। यहाँ हुकूमत कायम करने का मतलब ये है कि हमारी दुनिया के तमाम इंसानों को महकूम और ग़ुलाम बनाना चाहता है। रमीरेज ने कहा, हमें सबसे पहले पावर प्लानर को तलाश करके उसका खात्मा करना चाहिए, और खात्मा करने से पहले उसके अंदर से ये तमाम बातें उगलवाना चाहिए कि वह मखलूक साइंस और टेक्नोलॉजी में और जंगी हथियारों की तैयारी में हमसे आगे हैं या पीछे। सुपर मास्टर ने बदी बदी के कहने के मुताबिक जवाब पेश किया। बदी बदी कहती है कि उसने यहाँ की दस्तावेजी फिल्में देखी हैं। उन फिल्मों में साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ दिखाया गया है वो खलाई मखलूक के सामने ऐसा ही है जैसे हम अर्जी दुनिया वाले साइंस और टेक्नोलॉजी की पहली किताब पढ़कर स्कूल की लेबॉर्ट्री में तजुर्बा कर रहे हो। बदी बदी वार्निंग दे रही है कि पावर प्लानर से कभी सामना हो जाए तो फ़ौरन उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मिस्टर लालास, हमने सिर्फ यह एतराज़ करने के लिए अभी रब्ता किया था कि तुमने एक औरत को क्यों राजदार बनाया, लेकिन अब इसकी मौजूदगी से और दूसरी खलाई मखलूक के यहाँ आने से खतरात बढ़ गए हैं। हमारे साइंसदान भी कहते हैं कि खला में कहीं ऐसी मखलूक है जो हम अर्जी इंसानों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। हो सकता है ये वही लोग हों। इससे पावर प्लानर के मुतल्लिक तफसील से मालूमात हासिल करो। थोड़ी देर तक कंप्यूटर स्क्रीन सादा रही, फिर जवाब उभरने लगा। बदी बदी कह रही है कि खलाई जोन में उनकी आबादी 5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। दूसरे खलाई जोन की मखलूक के हमलों से बचाने के लिए पावर प्लानर के जोन में जो फौज है उसमें सिर्फ 50 आर्मी जवान और 10 आर्मी अफसरान हैं। ताज्जुब है, 5 लाख की आबादी को महफूज रखने के लिए सिर्फ 60 अफराद की एक फ़ौज है। हाँ, उन 60 अफराद के गोश्त पोस्ट के जिस्म को एटम और हाइड्रोजन प्रूफ बनाया गया है। ख्वाह कितने ही जदीद हथियारों से हमले किए जाएं, उन हथियारों के बुलेट, लेज़र शुआएं और एटमी ज़र्रात उन 60 फौजियों के जिस्मों पर लगते ही बेअसर हो जाती हैं। इन 60 फौजियों को सिर्फ कुदरती मौत आ सकती है। खलाई हमले और हादसात इन्हें नहीं मार सकते। ये फौजी जो वर्दियां पहनते हैं उनमें जदीद खतरनाक हथियार छुपे होते हैं। बज़ाहिर इनके पास कोई हथियार नज़र नहीं आता, लेकिन वो ना समझ में आने वाले असलहे से लैस होते हैं। स्क्रीन पर तहरीर उभरने लगी। अब दूसरी तहरीर कह रही थी, सिपाहियों की तादाद इसलिए ज़्यादा होती है कि एक सिपाही की हलाकत के बाद दूसरा सिपाही उसकी जगह ले सके। लेकिन पावर प्लानर के जोन में जब कोई सिपाही मरता ही नहीं है तो फिर सिपाहियों की तादाद क्यों बढ़ाई जाए? हमारी दुनिया में जो पावर प्लानर आया हुआ है, क्या उसका ताल्लुक फ़ौज से है? हाँ, फ़ौज में जो 10 अफरान हैं वो सब पावर प्लानर कहलाते हैं। मसलन प्लानर 1, प्लानर 2, प्लानर 3। इस तरह वो नंबर 10 तक इनफरादी तौर पर पहचाने जाते हैं। हमारी दुनिया में जो पावर प्लानर आया उसका नंबर 7 है। टेरी टेलर ने तहरीर के जरिए कहा, अभी तो ये सब कुछ एक साइंस फिक्शन लग रहा है, लेकिन इंसानी तारीख गवाह है कि इंसान ने अपने महदूद इल्म से जो कुछ सोचा और लिखा वो पहले दिल बहलाने वाले दिलचस्प ख्यालात समझे गए, लेकिन सदियों बाद वही दिल बहलाने वाले ख्यालात हकीकत बनते गए। बदी बदी के बयान के मुताबिक अगर 10 में से सिर्फ एक ही पावर प्लानर हमारी दुनिया में आ चुका है तो फिर यह अर्जी दुनिया बहुत बड़े खतरे से दो चार होने वाली है। बदी बदी कहती है कि खतरे को दावत दी जाए तो खतरा पेश आता है। अगर पावर प्लानर 7 से पहले ही मुलाकात में दोस्ती कर ली जाए तो खलाई मखलूक से दुश्मनी नहीं होगी, ना जंग छिड़ेगी, ना ये दुनिया तबाह होगी। इसके बरक्स यहाँ से गुर्बत और आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ की ज़मीनों पर एटमी कुव्वतों से ज़रूरी पैदावार बढ़ेगी, गाड़ियों को धुआं और कसाफत ख़त्म हो जाएगी। तमाम गाड़ियाँ और मशीनें हाइड्रोजन पावर से चला करेंगी। यहाँ के ममालिक में अलग अलग हुकूमतें नहीं होंगी। तमाम दुनिया एक ही मुल्क और एक ही जोन कहलाएगी। और इतनी बड़ी दुनिया का निज़ाम नहायत आसानी और महारत से सिर्फ 10 पावर प्लानर चलाया करेंगे। टेरी टेलर ने रमीरे से कहा, यह आखिरी बात नाकाबिले कबूल है, बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त है कि खलाई मखलूक हमारी दुनिया में आकर हुक्मरानी करे और हम महकूम बने रहें। रमीरेज ने कहा, बेशक हमारी दुनिया में भी गैर मामूली जहानत रखने वाले बेशुमार अफराद हैं।
अगर हम उन्हें यकजा करें और उनकी जहानतों से काम लेकर पावर प्लानर के मौत प्रूफ जिस्म और असलहा बरदार वर्दी का तोड़ करें तो वो प्लानर 7 हमारे दबाव में रहेगा। हम आज ही से दुनिया के ज़हीन तरीन साइंसदानों, डॉक्टर्स और तकनीकी माहिरीन की एक बड़ी टीम बनाएंगे। हर अमल का तोड़ हो सकता है। हमारी टीम के माहिरीन अपनी दुनिया की बर्तरी कायम रखने के लिए पावर प्लानर की तमाम सलाहियतों का तोड़ ज़रूर करेंगे। क्या बदी बदी बता सकती है कि हम पावर प्लानर 7 को अपनी दुनिया में किस तरह तलाश कर सकते हैं? बदी बदी कहती है कि उसे तलाश करना मुश्किल है। वो अपनी गैर मामूली असलहा बरदार वर्दी के जरिए पहचाना जा सकता है, लेकिन उसने वर्दी के ऊपर दूसरा लिबास पहन रखा होगा। दूसरी आम पहचान वही है जो पहले बताई गई है, यानी उसके कान बड़े होंगे, सर का ऊपरी हिस्सा ऊपर उठा होगा और पेशानी उभरी हुई होगी। सुपर मास्टर ने तहरीर के जरिए कहा, मिस्टर RR और TT, अब तुम दोनों जवाब दो। मैंने बदी बदी को दोस्त बनाकर हमाकत की है या अक्लमंदी? हमें अपनी दुनिया की तबाही से पहले खतरात से आगाही हो चुकी है। हमने किसी हद तक खलाई मखलूक के मुतल्लिक ये मालूम कर लिया कि वह एटम, हाइड्रोजन और लेज़र शुआओं को किस तरह इस्तेमाल करने हैं। मिस्टर लालास, तुमने हमसे मशवरा किए बगैर बदी बदी को राजदार बना लिया। अब इस औरत से हमें हज़ारों फ़ायदे पहुँचते रहेंगे। तब ये बात अटल रहेगी कि तुमने असूल के खिलाफ काम भी किया है और हमारे एतमाद को धोखा भी दिया है। बहरहाल बदी बदी के तमाम बयानात अगर दुरुस्त हैं तो हम तुम्हारी उन गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। रमीरेज ने कहा, गलतियां सबसे होती हैं और तुमने फ़ायदा पहुंचाने वाली गलती की है। बदी बदी से कहो वो तमाम सलाहियतों का बरूए कार लाकर पावर प्लानर 7 को ढूंढ निकालने की कोई तदबीर करे। हम उस पर अमल करके पहले पावर प्लानर को दोस्त बनाएंगे और उसकी कमजोरियां मालूम करने की कोशिश करेंगे। बदी बदी कह रही है कि वह अभी तक लक्की 7 और एमोन बाबा जैसे दुश्मनों को तलाश नहीं कर सकी। पावर प्लानर 7 तो बहुत बड़ी चीज़ है। खलाई मखलूक एक दूसरे से रुपोश रहने के बड़े बड़े हथकंडे आते हैं। बदी बदी की मिसाल सामने है, इसने हम लोगों के पास पनाह ली है। खलाई मखलूक में से कोई यहाँ नहीं पहुँच सकता, लेकिन एक अंदेशा है। जो डिस्क चुरा कर ले गई है वो बहुत चालाक है। अगरचे हमने बंगला छोड़ दिया, लेकिन जाने क्यों ऐसा लगता है कि उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। जो डिस्क ले गई है और जो हमारे सुपर मास्टर पर तनवी में अमल करना चाहती है उसका नाम सानी है। ये पहली बार हुआ है कि बदी बदी ने उसे नाकाम कर दिया, सुपर मास्टर को उसका ताबेदार बनने नहीं दिया, वरना सानी के बढ़ते हुए कदमों को हम में से आज तक कोई नहीं रोक सका। सुपर मास्टर ने कहा, फरहाद ने मुझे मियामी शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि बदी बदी मेरे साथ रहेगी तो फरहाद को भी सानी की तरह मुझसे दूर भगाती रहेगी। वैसे हमारे लिए दुनियावी दुश्मन कुछ कम नहीं थे कि अब खला से दुश्मन बरसने लगे हैं। हम चारों को अब अपनी दुनिया के नामवर साइंसदानों, डॉक्टरों और तकनीकी माहिरीन से फ़ौरन रुजू करना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि हमारी दुनिया के बेहतरीन दिमाग पावर प्लानर को खला में वापस भागने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने ये तय किया कि फ़िलहाल वह फरहाद और सानी से महफूज हैं, इसलिए इत्मीनान से अपनी अपनी रहायशगाह में रहकर पावर प्लानर को ट्रैप करने के सिलसिले में मंसूबे बनाते रहेंगे। अब वो चारों बड़ी हद तक बदी बदी पर भरोसा करने लगे थे। उस पर भरोसा करना उनकी मजबूरी थी। वो इस औरत की रहनुमाई के बगैर पावर प्लानर 7 तक नहीं पहुंच सकते थे। किसी मरहले पर खलाई मखलूक की जुबान को समझना पड़ता तो ऐसे वक्त बदी बदी ही काम आ सकती थी। इसराइली हुकाम अमरीका के साए में सियासी तौर पर मुस्तहकम थे। कई इस्लामी ममालिक पर इसराइल की फ़ौजी कुव्वत की धाक बैठी हुई थी और कई इस्लामी ममालिक ऐसे थे जो बज़ाहिर यहूदियों से नफरत करते थे और दर पर्दा उन्हीं यहूदियों से तजारत भी करते थे। ममलिकत इसराइल की बढ़ती हुई कुव्वत ने उन इस्लामी ममालिक को सियासत में दोगली पॉलिसियाँ इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। इसराइल की सियासी और फ़ौजी कुव्वत बरकरार थी, लेकिन टेलीपैथी के मैदान में उनके ख्याल ख्वानी करने वाले गुब्बारों की हवा निकल गई थी। एक वक्त था जब वहाँ ख्याल ख्वानी करने वाले खासी तादाद में थे, फिर वह रफ्ता रफ्ता देवी के ज़रिए असर आ गए। उनमें से कई अफराद देवी के लिए काम करते हुए मारे गए। कभी आदम ब्रदर्स की खुफिया यहूदी तंजीम ने बड़े ज़ोर शोर से अमरीका को भी परेशान कर रखा था। बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले, टेलीपैथी का इल्म रखने वाले भी खुफिया यहूदी तंजीम के किसी एक फ़र्द तक नहीं पहुँच पाते थे, और जब देवी ने मंडोला के ज़रिए उस तंजीम में घुसना शुरू किया तो फिर इस तंजीम का शहराजा बखेर कर रख दिया। अब वहाँ सिर्फ 3 ख्याल ख्वानी करने वाले रह गए थे। एक अल्पा थी, दूसरा रॉबर्ट कोलोन और तीसरा मार्कोस बर्टन। लेकिन ये तीनों अच्छी तरह जानते थे कि वो देवी के मामूल और ताबेदार हैं। उसकी इजाज़त के बगैर किसी दोस्त या दुश्मन के दिमाग में नहीं जा सकेंगे। ब्रेन आदम टेलीपैथी नहीं जानता था, लेकिन गैर मामूली जहानत के बायस खुफिया यहूदी तंजीम का सरबरा बनकर रहता था। देवी ने उसे भी अपना ताबेदार बना लिया। इधर चंद माह से देवी भारत और फ्रांस के मामलात में ऐसी उलझती रही थी कि उसने यहूदी टेलीपैथी जानने वालों को वक्ती तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। उसे यकीन था कि आइंदा जब चाहेगी फिर उनके दिमागों पर हुकूमत करने लगेगी, और अब तो वो नामालूम मुद्दत के लिए ज़ेरे ज़मीन चली गई थी। ज़मीन पर रहने वाले तमाम दुश्मनों और दोस्तों से राब्ता ख़त्म कर दिया था। ब्रेन आदम बहुत मायूस और दिल बर्दाश्ता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह देवी से निजात हासिल करे। फिर उसे इतला मिली कि अमेरिका से देवी के कदम उखड़ गए हैं। नए ख्याल ख्वानी करने वाले सुपर मास्टर ने साबका सुपर मास्टर और देवी के तमाम महकूम फ़ौजी अफसरान को हलाक कर दिया।
इस तरह अब देवी ना तो नए टेलीपैथी जाने वालों के अंदर पहुंच सकती है और ना ट्रांसफॉर्मर मशीन का सुराग लगा सकती है। ये बड़ी खुशाइंद इतला थी। ब्रेन आदम ने फ़ोन पर एल्पा से रब्ता किया और कहा, अमेरिका में इनकलाब आ गया है। नए सुपर मास्टर ने देवी के तमाम महकूम टेलीपैथी जानने वालों को हलाक कर दिया है। हमें भी कुछ करना चाहिए। एल्पा ने कहा, यही तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। हम यहूदी एक हिंदू देवी के ताबेदार बनकर रह गए हैं। यह सोच सोच कर जिल्लत का एहसास होता है। ऐसी गुलामाना जिंदगी से तो मौत अच्छी, लेकिन वो देवी हमें खुदकुशी भी नहीं करने देगी। हमारी जिंदगी और मौत उसी की मुट्ठी में है। ब्रेन आदम ने कहा, शायद अब ऐसा ना हो। नए सुपर मास्टर ने देवी से निजात हासिल की है। इससे पता चलता है कि देवी आजकल दूसरे मामलात में उलझी हुई है। कई दिन गुजर चुके हैं, उसने हमसे भी रब्ता नहीं किया। हमें उसकी अदम मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो छुप कर हमारी ये बातें सुन रही हो। अभी तो वो खामोश रहेगी, मगर जब हम किसी प्लानिंग पर अमल करेंगे तो वो हमारी प्लानिंग को नाकाम बना देगी। कोई बात नहीं, अगर वो हमें नाकाम बनाएगी तो बनाने दो। हमें उससे निजात हासिल करने के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। तुम हमारे मुल्क की सबसे पुरानी और वफादार ख्याल ख्वानी करने वाली हो। मैं चाहता हूँ पहले तुम्हारे दिमाग से देवी का तनवीमी अमल ख़त्म किया जाए। जी हाँ, पहले मैं निजात हासिल कर लूँगी तो आपका और अपने 2 टेलीपैथी जाने वालों का ब्रेन वॉश कर दूँगी। देवी का जादू हम सबके सरों से निकल जाएगा। तो फिर तुम अभी मेरे पास चली आओ। मैं एक हिप्नोटिज्म के माहिर को बुला रहा हूँ। हमारी बेहतरी इसी में है कि यह काम जल्द से जल्द हो जाए। एल्पा ने रस्सी रख कर लिबास तब्दील किया, फिर वहाँ से ब्रेन आदम की तरफ चल पड़ी। खुफिया यहूदी तंजीम के जितने अफराद थे वो सब ब्रेन आदम को बिग ब्रदर कहते थे। उसने नंबर डायल करके रब्ता किया और कहा, मैं इंटेलिजेंस का चीफ बोल रहा हूँ। अभी तुम किसी पर तनवीमी अमल करोगे, उसके दिमाग को देवी ने अपनी आत्मशक्ति से काबू में कर रखा है। लिहाजा पहले तुम्हें देवी के तनवीमी अमल का तोड़ करना होगा। उसने कहा, सर मेरा एक दोस्त मुझसे ज़्यादा हिप्नोटिज्म का माहिर है। अगर देवी मुदाखलत करने आएगी तब भी उसके अमल में रुकावटें पैदा नहीं कर सकेगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उससे साथ ले आऊँ। हमें ऐसे ही माहिर की ज़रूरत है, उसे फ़ौरन ले आओ। एल्पा ब्रेन आदम के बंगले में आ गई। थोड़ी देर बाद हिप्नोटिज्म का माहिर अपने दोस्त को लेकर आया। एल्पा और ब्रेन आदम ने हैरानी से उसके दोस्त को देखा। वो आम इंसानों से ज़रा मुख्तलिफ था। उसके दोनों कान ज़रा बड़े थे, सर का ऊपरी हिस्सा ज़रा उठा हुआ था और पेशानी चौड़ी और उभरी हुई थी। ब्रेन आदम ने पूछा, ये कौन है? पूरे इसराइल में और खुसूसन तेल अबैब में ऐसा शख्स पहले कभी ना देखा था। ये तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया? ये किस मुल्क से आया है? मुझे इसका वीज़ा, पासपोर्ट और दीगर अहम कागजात दिखाओ। सर, इसे आपके पास लाने का मकसद यही है कि आपके काम आए और आप इसे इसराइली शहरियत दें। यह आपके बहुत काम आएगा। लेकिन मालूम तो हो कि यह कौन है। उस अजनबी ने कहा, मैं बताता हूँ, लेकिन आप पहले यकीन नहीं करेंगे, फिर रफ्ता रफ्ता यकीन आने लगेगा। मेरा ताल्लुक आपकी इस अर्जी दुनिया से नहीं है। मैं एक खलाई जोन से आया हूँ और मेरा नाम धतूरा है। यह सुनते ही अल्पा ने ख्याल खानी की परवाज़ की। उसने हंसते हुए सांस रोक ली, फिर कहा, पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही मुझे गुदगुदी सी होने लगती है। अगर मैं थोड़ी देर तक गुदगुदी बर्दाश्त कर लूँ तब भी कोई टेलीपैथी जाने वाला मेरे ख्यालात नहीं पढ़ सकेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ हमारी खलाई ज़ुबान गर्दिश करती है। इस अर्जी दुनिया की तमाम ज़ुबानें आर्जी तौर पर हमारा दिमाग समझता है। हम अपनी ज़ुबान से इस दुनिया की ज़ुबानें बोलते हैं, फिर तमाम ज़ुबानें हमारे दिमाग से मिट जाती हैं। एल्पा ने कहा, हम कैसे यकीन करें कि अभी जो ज़ुबान बोल रहे हो उसी ज़ुबान की सोच की लहरें तुम्हारे दिमाग में नहीं हैं? सोच की लहरें हैं, लेकिन गुफ्तगू ख़त्म होते ही सोच की लहरें भी ख़त्म हो जाती हैं। मैं गुदगुदी बर्दाश्त करता हूँ, तो मेरे दिमाग में आकर अपनी तसल्ली कर लो। एल्पा फिर उसके अंदर आ गई। वो जो इब्रानी ज़ुबान बोल रहा था, अब उस ज़ुबान की सोच की लहरें दिमाग में नहीं थीं, और जो लहरें थीं वो अजनबी ज़ुबान की थी जो समझ में नहीं आ रही थी। एल्पा ने कहा, वाकई सिर्फ अजनबी सोच की लहरें हैं, लेकिन हो सकता है कि तुम जानबूझकर हमारी ज़ुबान की लहरों को अपने दिमाग से निकाल देते हो ताकि हम तुम्हारी असलियत ना जान सकें। मैंने पहले ही कहा था कि इब्तदा में मुझ पर भरोसा नहीं किया जाएगा, फिर रफ्ता रफ्ता मुझ पर एतमाद करने लगेंगे। ब्रेन आदम ने कहा, जब तक तुम पर मुकम्मल एतमाद नहीं होगा तब तक तुम ज़ेरे हिरासत रहोगे। मुझे जहाँ भी रखा जाएगा मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है वो काम मुझसे लिया जाए ताकि तुम लोग मेरी कदर कीमत जान सको। क्या तुम तनवीमी अमल के ज़रिए टेलीपैथी भी जानते हो? मैं टेलीपैथी नहीं जानता, लेकिन पराई सोच की लहरों को दिमाग तक पहुँचने से पहले ही रोक सकता हूँ। उसने एल्पा से कहा, तुम चीफ साहब के दिमाग में जाओ, मैं तुम्हारी सोच की लहरों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा। ये कहकर वो ब्रेन आदम की पेशानी को पलकें झपकाए बगैर देखने लगा। 15-20 सेकंड के बाद एल्पा ने कहा, वाकई मेरी सोच की लहरें वापस आ रही हैं। ब्रेन आदम ने कहा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम्हारी सोच की लहरें जैसे ही आएंगी मैं सांस रोक लूँगा, लेकिन मैंने तुम्हें अपने दिमाग में महसूस तक नहीं किया है। बिग ब्रदर, इसका मतलब है मेरी सोच की लहरें आपके दिमाग तक तो क्या जिस्म तक भी नहीं पहुँच पाती। धतूरा ने कहा, तुम दोनों के दरमियान जब तक मैं रहूँगा या मेरी निगाहें रहेंगी तब तक सोच की लहरें तुम्हारे बिग ब्रदर तक नहीं पहुँच सकेंगी। ब्रेन आदम ने कहा, यह अमल तो हमारी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। हम चाहते हैं कि अभी तनवीमी अमल के दौरान देवी की सोच की लहरें अल्पा के दिमाग तक ना पहुँच सकें। एल्पा ने कहा, यह हिप्नोटिज्म का माहिर अभी मुझ पर अमल करे और धतूरा इस अमल के दौरान मेरे और देवी के दरमियान दीवार बनकर रहे
ताकि वो आत्मा शक्ति के जरिए भी तनवीमी अमल में मुदाखलत ना कर सके। क्या तुम आत्मा शक्ति के जरिए आने वाली लहरों को रोक सकते हो? मैं नहीं जानता कि आत्मा शक्ति क्या होती है। अगर कोई ऐसी देवी मुदाखलत के लिए आएगी तो मैं आत्मा शक्ति को समझ पाऊंगा। थोड़ी देर बाद एक बेडरूम में यह अमल शुरू किया गया। हैप्नोटिज्म करने वाला एल्पा की आंखों में झांक कर उसे ट्रांस में ला रहा था। धतूरा की आंखें एल्पा की पेशानी को तक रही थीं। एल्पा ट्रांस में आकर आंखें बंद कर चुकी थी। अब उसके कान आमिल की आवाज़ के सिवा दुनिया की कोई आवाज़ नहीं सुन रहे थे। ब्रेन आदम दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि किसी तरह देवी से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। हैप्नोटाइज करने वाले को पहले समझा दिया गया था। उसके मुताबिक उसने पहले देवी के तनवीमी अमल को ख़त्म किया। फिर एल्पा के दिमाग में ये बात नक्श की कि अब उसकी आवाज़ और लहजा बदल गया है। जब वो तनवीमी नींद से बेदार होगी तो अपनी साबका आवाज़ और लहजा भूलकर एक नई आवाज़ और लहजे में बोलेगी। बहुत मुख्तसर सा अमल था। एल्पा तनवीमी नींद सो गई। ब्रेन आदम ने अपने 2 टेलीपैथी जानने वाले रॉबर्ट कलोन और मार्कोस बर्टन को बुलाया। उन्हें समझाया कि अब हैप्नोटाइज करने वाला और धतूरा जब तक अमल में मसरूफ़ रहेंगे तब तक दोनों टेलीपैथी जानने वाले उनकी निगरानी करते रहेंगे ताकि वो कोई मनफी अमल न कर सकें। दूसरी बार दूसरे बेडरूम में ब्रेन आदम पर अमल किया गया। उसकी भी आवाज़ और लहजे को तब्दील कर दिया गया। आइंदा देवी आती और एल्पा और ब्रेन आदम की साबका आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर उनके दिमागों में पहुंचना चाहती तो उसकी सोच की लहरें भटक कर रह जाती। अमल के इख्तिताम पर रॉबर्ट कलोन ने धतूरा और हैप्नोटिज्म के माहिर से कहा, तुम दोनों डिनर से पहले आना। तुम्हें बिग ब्रदर के दूसरे अहकामात पर अमल करना है। वो दोनों चले गए। ब्रेन आदम और एल्पा जब तक तनवीमी नींद सोते रहे तब तक रॉबर्ट कलोन और मार्कोस बर्टन उस बंगले में उनकी हिफाजत के लिए मौजूद रहे। वो दोनों ड्राइंग रूम में थे। एल्पा और ब्रेन आदम 2 अलग अलग बेडरूम में सो रहे थे। जब तनवीमी नींद पूरी हो गई तो वो दोनों अपने अपने बिस्तर पर पड़े सोचते रहे। एल्पा ने तनवीमी अमल की कामयाबी को आजमाने के लिए बिग ब्रदर की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लिया। ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, लेकिन उसकी सोच की लहरें भटक कर रह गईं। उसने एक कागज़ पर लिखा, बिग ब्रदर, अभी मैंने आपके दिमाग तक पहुंचने की कोशिश की मगर नाकाम रही। इसका मतलब है तनवीमी अमल कामयाब रहा है। अब आप मेरे सामने ना बोलें। मैं आपके सामने नहीं बोलूँगी। आइंदा हम भी कंप्यूटर के ज़रिए रब्ता करेंगे। उसने वो कागज़ तय किया। फिर ब्रेन आदम के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर उस तय किए हुए कागज़ को दरवाजे के निचले हिस्से से आगे बढ़ा दिया। ब्रेन आदम ने इसे उठाकर पढ़ा, फिर दूसरे कागज़ पर लिखा, तुमने वही लिखा है जो मैंने सोच रखा था। मैं रॉबर्ट कलोन और मार्कोस बर्टन पर भी यही अमल कराऊंगा। तुम इसी लम्हे यहाँ से जाओ और किसी दूसरे शहर में रूपोश रहो। आइंदा कोड नंबर 09 BA टाइप करके कंप्यूटर पर रब्ता करना। BA ब्रेन आदम का मुखफ़फ़ है। मैंने तुम्हारा कोड नंबर 00AA मुकर्रर किया है। AA एल्पा आदम का मुखफ़फ़ है। हमारा रब्ता कल दिन के 11 बजे होगा। फिर हम आइंदा रब्ता करने के औकात मुकर्रर कर लेंगे। एल्पा को भी वो तहरीर बेडरूम के दरवाजे के नीचे से मिली। उसने इसे पढ़ा, फिर अपना परस उठाकर बंगले के पिछले दरवाजे से चली गई। उस रात 12 बजे तक रॉबर्ट कलोन और मार्कोस बर्टन पर भी तनवीमी अमल किया गया। उनकी आवाज़ और लहजे भी बदल दिए गए। उन पर अमल होने तक ब्रेन आदम उनके पास मौजूद रहा और उनसे तहरीर के जरिए गुफ्तगू करता रहा। जब वो दोनों तनवीमी नींद हो गए तो उसने तहरीर के जरिए हैप्नोटिज्म के माहिर को जाने के लिए कहा और धतूरा को अपने पास रोक लिया। एक कागज़ पर उससे सवाल किया, तुम अपनी पूरी हिस्ट्री बयान करो। अगर वाकई खलाई मखलूक हो तो यहाँ किस तरह आए हो? आने की वजह क्या है? तुम तन्हा हो या तुम्हारे और साथी भी हैं? अपनी आदत और गैर मामूली सलाहियतों के बारे में तफसील से बताओ। धतूरा अपने बारे में वही बातें बताने लगा जो बदी बदी ने सुपर मास्टर और उसके साथियों को बताई थी। उसने पावर प्लानर 7 के मुतालिक बताया कि वह सर्दी दुनिया का जायज़ा लेने आया है। अगर ये दुनिया उसे रहने के काबिल नजर आएगी तो वह यहाँ के तमाम छोटे बड़े ममालिक के हुक्मरानों और फौजियों को जेर करके यहाँ खलाई मखलूक के पावर प्लानर्स की हुकूमत कायम करेगा। ब्रेन आदम सुनता रहा और तशवीश में मुब्तला होता रहा। तशवीश की बात यह थी कि वो खला से आने वाले बहुत तरक्की याफ्ता थे। जदीद तरीन तरीक़ों से अनाज उगाते थे, हाइड्रोजन से गाड़ियाँ और मशीनें चलाते थे। उनके जोन में पेट्रोल, डीजल, आग के धुएं वगैरह की कसाफत नहीं थी। माहौल में कहीं आलूदगी नहीं थी और फौज के सिर्फ 60 अफराद जदीद तरीन एटमी हथियार से लैस रहते थे। मजीद तशवीश की बात यह थी कि वह दुश्मनों के हथियार से मरते नहीं थे। उनके गोश्त पोस्त के जिस्म मौत प्रूफ थे। उन्हें सिर्फ कुदरती तौर पर मौत आती थी। ब्रेन आदम ने कागज़ पर सवाल किया, हमारी दुनिया में तुम्हारे अलावा 5 अफराद हैं। हम तुम्हारे और अफलक्की 7 के बारे में जानते हैं। वो फरहाद अली तैमूर की पनाह में है। बाकी 4 अफराद कहाँ हैं? क्या तुम पावर प्लानर 7 से हमारी दोस्ती करा सकते हो? वो सहम कर बोला, पावर प्लानर की बात ना करो। वो मुझे देखते ही चूंटी की तरह मसल देगा। अगरचे मैं जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर हूँ मगर हमारे जोन के 10 पावर प्लानर मौत प्रूफ हैं। फिर वो दुश्मनों के लिए मौत की वर्दी पहनते हैं। उनकी वर्दी में अजीबोगरीब हथियार पोशीदा हैं। मैंने अपने जोन में रहकर दूसरों से बहुत फ्रॉड किए हैं और एक मोअज़्ज़ज़ हस्ती को कत्ल किया है। इसलिए पावर प्लानर 7 मुझे देखते ही मार डालेगा। अगर तुम हमारे वफादार बनकर रहोगे तो हम तुम्हें पनाह देंगे, तुम्हें छुपा कर रखेंगे।
वो यहाँ आकर तुम्हें कभी नहीं देख सकेगा। मैं हमेशा तुम्हारा वफादार बनकर रहूँगा। मेरी बहन रोशना की एक सहेली बदी बदी है, वो बहुत ही ज़हीन और मक्कार है। अगर तुम किसी तरह उन दोनों को तलाश कर लो तो फ़ायदे में रहोगे। हम तीनों में ऐसी सलाहियतें हैं कि हम अर्जी दुनिया के किसी दुश्मन को तुम्हारे करीब नहीं आने देंगे। ये तुम देख चुके हो कि मैंने किस तरह सोच की लहरों को तुम्हारे करीब आने से रोक दिया था। ब्रेन आदम ने तस्लीम किया कि धतूरा बहुत काम आएगा और वह रोशना और बदी बदी को भी तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। जब रॉबर्ट क्लोन और मार्कोस बर्टन नींद से बेदार हो गए तो ब्रेन आदम ने उनसे भी तहरीर के जरिए गुफ्तगू की, लेकिन उन्हें जुबान से बोलने का हुक्म दिया और उनकी बदली हुई आवाज़ और लहजे को एक कैसेट में रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसने तहरीर के जरिए दोनों से कहा, आइंदा तुम दोनों अपनी नई आवाज़ और लहजे में किसी से गुफ्तगू नहीं करोगे। आम हालात में किसी से बातें करने के लिए आवाज़ बदल कर बोलोगे। इस तरह देवी भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी, सिर्फ एल्पा तुम्हारे अंदर आएगी। तुम दोनों उसकी हदायत पर अमल क्या करोगे? आज ये शहर छोड़ दोगे, कल से किस शहर में रहोगे ये अपने साथी को भी ना बताओ। हम सब एक दूसरे से कंप्यूटर के जरिए रब्ता रखेंगे। उसने दोनों के लिए कंप्यूटर कोड नंबर्स मुकर्रर किए। फिर रॉबर्ट क्लोन से कहा, यह धतूरा तुम्हारे साथ रहा करेगा। हमें इसकी बहन रोशना और इसकी सहेली बदी बदी को तलाश करना है। वो दो औरतें भी हमारे बहुत काम आएंगी। कल दिन के 11 बजे मैं कंप्यूटर पर तुम दोनों से रब्ता करूंगा। अब तुम जा सकते हो। पहले मार्कोस बर्टन वहां से गया। इसके 15 मिनट के बाद रॉबर्ट क्लोन धतूरा को साथ लेकर चला गया। उनके जाने के बाद ब्रेन आदम ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। फिर अपनी नई आवाज़ के सिवा दूसरी नई आवाज़ में कहा, हेलो डॉक्टर, मैं इंटेलिजेंस का चीफ बोल रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा, हेलो, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ चीफ जैसी नहीं है। आप जानते हैं कभी कभी दुश्मनों से छुपने के लिए आवाज़ बदलना पड़ता है। अभी सुबह होने से पहले मेरा चेहरा बदलना भी ज़रूरी है, लिहाजा मैं प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अभी आपके पास आ रहा हूँ। ज़रूर आए। आप मुल्क और कौम की खातिर दिन रात मसरूफ़ रहते हैं। मैं भी आज रात आपके साथ जागता रहूँगा। ब्रेन आदम रिसीवर रखकर अपने बेडरूम में आया। वहाँ जितनी अहम दस्तावेज़ात और ज़ाती इस्तेमाल की ज़रूरी चीज़ें थीं उन सबको एक अटैची में रखा। तमाम करेंसी भी रख ली। फिर उस बंगले को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। बड़े अरसे के बाद देवी की जिल्लत आमेज़ गुलामी से निजात मिल गई थी। ब्रेन आदम बहुत सोच समझकर अपने और एल्पा के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम कर रहा था। उसने अपनी नई आवाज़ एल्पा को नहीं सुनाई और ख़ुद एल्पा की नई आवाज़ नहीं सुनी। इस तरह वो कभी किसी दुश्मन के शिकंजे में आते तो दुश्मन एक के ज़रिए दूसरे तक नहीं पहुँच सकता था। लेकिन उसने रॉबर्ट क्लोन और मार्कोस बर्टन की नई आवाज़ें रिकॉर्ड कर ली थीं ताकि एल्पा खामोशी से उनके दिमागों में जाती रहा करे। ब्रेन आदम और एल्पा को उन दोनों पर एतमाद नहीं था, क्योंकि वो इसराइली यहूदी नहीं थे। उन्हें बहुत पहले ट्रैप करके यहूदी बनाया गया था। ऐसे ट्रैप किए जाने वाले किसी वक्त भी दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाया करते थे। माजी के तल्ख तजुर्बात ने उन्हें समझा दिया था कि रॉबर्ट क्लोन और मार्कोस बर्टन पर भी ज़्यादा भरोसा न किया जाए और ना ही धतूरा को काबिल एतमाद समझा जाए। लिहाजा ब्रेन आदम अब एल्पा को रॉबर्ट क्लोन के दिमाग में पहुंचाकर धतूरा को भी आजमाना चाहता था कि वो किस हद तक वफादार रहेगा। उसने दूसरे दिन 10 बजे कंप्यूटर के जरिए एल्पा से रब्ता किया। फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर तहरीर की जुबान से कहा, हम दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनी है। इस तरह कोई दुश्मन हम एक दूसरे के जरिए ट्रैप नहीं कर सकेगा। मैं आपका तरीक़ाकार समझ रही हूँ। अब आप बहुत मोहतात रहकर अपने फ़राइज़ अदा करेंगे। ठीक कहती हो। हमें रॉबर्ट क्लोन और मार्कोस बर्टन पर भी एहतियातन भरोसा नहीं करना चाहिए। वह फिल वक्त हमारे वफादार हैं, मगर हमारे अपने यहूदी नहीं हैं। यही सोचकर मैंने उन दोनों की नई आवाज़ें एक कैसेट में महफूज कर ली हैं। ये आवाज़ें तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। आप ये आवाज़ें कैसे सुनाएंगे? मैंने अपना बंगला छोड़ दिया, लेकिन अभी ठीक 11 बजे इसी बंगले में थोड़ी देर के लिए जाऊँगा। तुम वहाँ फ़ोन करो। अपनी ज़ुबान से कुछ ना बोलो। अपने रिसीवर पर सिर्फ 3 बार उंगली से दस्तक दो। मैं इसके जवाब में वो कैसेट सुनाऊंगा। तुम रॉबर्ट क्लोन और मार्कोस बर्टन की आवाज़ें सुनकर फ़ोन बंद कर देना। मैं अभी अपनी खुफिया रिहाइशगाह से बाहर जा रही हूँ। किसी बूथ में जाकर फ़ोन करूँगी। आइंदा हमारे राब्ते का सिलसिला क्या रहेगा? हम हर 2 घंटे बाद कंप्यूटर के जरिए एक दूसरे की खैरियत मालूम करते रहेंगे। एक ज़रूरी बात यह है कि मैंने डॉक्टर जेफरी के जरिए प्लास्टिक सर्जरी कराई है, अपना चेहरा तब्दील किया है। तुम किसी वक्त डॉक्टर जेफरी पर तनवीमी अमल करके उसके जहन से यह भुला देना कि उसने इंटेलिजेंस के चीफ ब्रेन आदम के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की है। मैं उसके हाफजे से ये बात भुला दूंगी। मैं तुम्हें भी मशवरा देता हूँ, अपने चेहरे पर तब्दीलियाँ ले आओ ताकि सरेआम तुम्हें कोई पहचान ना सके। मैं आपके मशवरे पर आज ही अमल करूँगी। अब मैं जा रही हूँ। आप भी अपने पहले बंगले में पहुँचें। राब्ता ख़त्म हो गया। एल्पा ने बिग ब्रदर की हदायत के मुताबिक रॉबर्ट क्लोन और मार्कोस बर्टन की आवाज़ें सुन ली। इन आवाज़ों के जरिए उन दोनों के दिमागों में आसानी से पहुंच गई। वह दोनों से अपने अंदर महसूस न कर सके। रॉबर्ट क्लोन की सोच ने बताया कि धतूरा उसके साथ रहता है और उसी ने खलाई मखलूक के बारे में अजीबोगरीब बातें बताई हैं। उसी दिन एल्पा ने प्लास्टिक सर्जरी के माहिर डॉक्टर जेफरी के जरिए अपने चेहरे पर तब्दीली कराई। फिर जब वो डॉक्टर रात को अपने वक्त के मुताबिक सो गया तो एल्पा ने उस पर तनवीमी अमल किया और उसके जहन से ये बात भुला दी कि ब्रेन आदम ने और एल्पा ने अपने चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए तब्दील किया है। शतरंज काल में चैंपियन माइक हरारे तन्हा रह गया था।
देवी ने गोशा नशीनी से पहले उसे हदायत की थी कि जब तक वो जेर ज़मीन रहेगी तब तक हरारे आज़ाद रहेगा और अपनी मर्जी के मुताबिक ख्याल ख्वानी किया करेगा, लेकिन इसराइल में जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं उन पर नजर रखेगा, कभी कभी उनके दिमागों में जाया करेगा। इस तरह इत्मीनान रहेगा कि वो सब बदस्तूर देवी के मामूल और ताबेदार हैं। देवी हिंदुस्तान में उससे जुदा हुई थी। उसने सोचा था कि 2-4 रोज़ बम्बई में रहकर यकीन करेगा कि फरहाद भारत से अमेरिका जा चुका है और वहाँ अब कोई डमी फरहाद नहीं है। वहाँ रहने के दौरान उसने कई बार यहूदी टेलीपैथी जानने वालों और ब्रेन आदम के दिमागों में झांक कर देखा। वो सब देवी के ताबेदार थे। माइक हरारे ने सोचा वो सब हमेशा ताबेदार रहेंगे। सुपर मास्टर देवी से टकराने इसराइल नहीं आएगा और यहूदियों ने फरहाद या उसके ख्याल ख्वानी करने वालों के लिए चैलेंज बनने की हमाकत नहीं की थी, इसलिए वो यहूदी टेलीपैथी जानने वाले बदस्तूर देवी के ही ताबेदार थे। उसने इसी खुशफहमी में 2 दिन तक ब्रेन आदम और अल्पा के पास जाने की जहमत नहीं की। तीसरे दिन गया तो बाजी पलट चुकी थी। टेलीपैथी जानने वाले तमाम यहूदी पंछी देवी के पिंजरे से उड़ गए थे। माइक हरारे को ब्रेन आदम का भी सुराग नहीं मिला। जो तनवीमी अमल के शिकंजे में जकड़े हुए होते हैं वो खुद कभी उस शिकंजे से निकल नहीं पाते, कोई उन्हें निकाल कर ले जाता है। हरारी को यह मालूम करना दुश्वार था कि किसी ने देवी के ख्याल ख्वानी करने वालों को छीन लिया है। सुपर मास्टर और उसके तीनों साथी रूपोश रहते थे। उसने मेरे दिमाग पर दस्तक दी, फिर कहा, मैं हूँ माइक हरारी। मैंने पूछा, कैसे रास्ता भटक गई? मैं पूछने आया हूँ कि आपने यहूदी टेलीपैथी जानने वालों को देवी से छीन लिया। मैं इस कदर मसरूफ़ रहता हूँ कि गैर ज़रूरी मामलात पर तवज्जो नहीं दे सकता। फ़िलहाल यहूदी टेलीपैथी जानने वाले मेरे लिए गैर ज़रूरी हैं। मैंने और मेरे किसी साथी ने भी इसराइल का रुख नहीं किया है। मैं आपकी ज़ुबान पर भरोसा करता हूँ। यकीनन सुपर मास्टर ने ही मौके से फ़ायदा उठाया है। जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब देकर जाओ। मैंने भी पूछा था कि कैसे रास्ता भटक गए। जनाब, मैंने जवाब दे तो दिया था कि यहूदी टेलीपैथी जानने वालों के बारे में पूछने आऊँ। ये तो जवाब नहीं हुआ। मेरे सवाल पर गौर करो। तुम शतरंज के सबसे बड़े चालबाज खिलाड़ी हो, फिर अपनी चालें भूलकर कैसे रास्ता भटक गए? कुछ समझ में आया? मेरा छोटा सा सवाल है, कैसे रास्ता भटक गए? वो मैंने देवी से दोस्ती की है। तुमने मुझसे भी दोस्ती की थी, लेकिन मैंने तुम्हें गुलाम नहीं बनाया था। आप गलत समझ रहे हैं। देवी ने मुझे गुलाम नहीं बनाया है। मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिमाग में रहकर गुफ्तगू करने दी। इस वक्त भी तुम मेरे दिमाग में हो। ये मेरा दोस्ताना रवैया है। गुलाम की पहचान यह है कि वह अपने आमिल के दिमाग में जगह नहीं पाता। क्या देवी कभी तुम्हें अपने दिमाग में रहकर गुफ्तगू करने देती है, या हमेशा वह तुम्हारे दिमाग में आया करती है? प्लीज़, ऐसी बातें मेरे दिमाग पर बोझ लगती हैं। एक ताबेदार से उसी के आमिल के खिलाफ बात की जाए तो दिमाग बोझल सा हो जाता है। जाओ, एक आज़ाद शख्स की बातें एक गुलाम की समझ में कभी नहीं आएंगी। माइक हरारे सोफे पर बैठा हुआ था। वो दोनों हाथों से सर को थाम कर झुक गया। मेरी बातों से चुभ रही थी। उसे गुलामी का एहसास होता था, लेकिन देवी का तनवीमी अमल गालिब आता था। वो थोड़ी देर तक सर झुकाए बैठा रहा, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते हुए देवी के दिमाग में पहुंचते ही बोला, मैं हूँ हरारे। देवी ने सांस रोक ली। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। चंद सेकंड के बाद ही देवी ने उसके अंदर आकर पूछा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि कुछ अरसे तक दुनियावी मामलात में दिलचस्पी नहीं लूंगी? मेरे पास क्यों आए थे? ये इतला देने आया था कि ब्रेन आदम और तीनों यहूदी टेलीपैथी जानने वाले हमारी गिरफ्त से निकल गए हैं। बेशक ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन मेरा फैसला अटल है। मैं कुछ अरसे तक किसी मामले में दिलचस्पी नहीं लूंगी। जब वापस आऊंगी तो नुकसान पहुंचाने वालों से निमट लूंगी। आइंदा मुझे मुखातिब ना करना। मैं ज़रूरत समझूंगी तो तुम्हें मुखातिब करूंगी। वो चली गई। माइक हरारे ने झुंझलाकर सोफे के हत्थे पर घूंसा मारा। मेरी ये बात फिर उसे चुभ रही थी कि वो देवी के दिमाग में रहकर गुफ्तगू नहीं कर सकता। उसे बम्बई शहर में घुटन का एहसास होने लगा। वो देवी के देश का एक शहर था। वो उठकर खड़ा हो गया। तेजी से चलता हुआ बंगले से बाहर आया, फिर कार में बैठकर किसी फ्लाइट में सीट हासिल करने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी की तरफ जाने लगा। वो ख्याल ख्वानी के जरिए भी अपने लिए एक सीट हासिल कर सकता था, लेकिन खुली फिजा में ताज़ा हवा खाने के लिए निकल पड़ा। यूं बाहर निकलना मुकद्दर का बहाना था। उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आने वाली थी, इसलिए कार एक ट्रक से टकरा गई। दोनों गाड़ियों की रफ्तार सुस्त थी, इसलिए बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिर भी उसका सर स्टीयरिंग से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को एक अस्पताल में पाया। उसके सर पर और बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर कहा, हम आपके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। ये जो हादसा हुआ इसमें ट्रक ड्राइवर की गलती थी। वो ट्रक छोड़कर भाग रहा था, लेकिन हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। हराने ने कहा, गलतियां इंसान से ही हुआ करती हैं। मैं उस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। आपकी यही मेहरबानी बहुत है कि आपने मुझे अस्पताल तक पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, हम आपको नहीं लाए हैं, हम तो ड्राइवर के पीछे दौड़ पड़े थे। उसे गिरफ्तार करके वापस आए तो पता चला कोई औरत आपको अपनी गाड़ी में यहाँ लाई थी। औरत? कौन औरत? पता नहीं वो कौन थी। शायद वो शाम तक आपकी खैरियत मालूम करने आएगी। पुलिस इंस्पेक्टर चला गया। हरारी अपनी मौसना के मुतालिक सोचने लगा, वो कौन है जिसने अस्पताल पहुंचाकर उसे नई जिंदगी दी? वह जो भी थी अजनबी थी। जब तक रूबरू ना आती उसके बारे में कुछ मालूम ना होता। सोचते सोचते उस पर नींद गालिब आने लगी।
वो ज़रा सी देर में गहरी नींद में डूब गया। उसके दिमाग पर एहसान करने वाली औरत सवार थी। उसने ख्वाब में एक धुंधली सी औरत को देखा। वो कुछ कह रही थी और वह जवाबन कुछ कह रहा था। बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं कि आंख खुलने के बाद जहन से मिट जाती हैं। ये याद रहते कि ख्वाब देखे, मगर ये याद नहीं रहता कि क्या देखा था। जब आंख खुली तो रात हो चुकी थी। कमरे में बिस्तर के करीब एक हसीन औरत खड़ी हुई थी। हरारे ने अब तक किसी औरत में दिलचस्पी नहीं ली थी, लेकिन उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे दिल उसकी तरफ खिंचा जा रहा हो। वह हिंदुस्तानी थी। साड़ी ऐसे सलीके से पहनी हुई थी कि बदन के नशेब व फराज नुमाया हो गए थे। वो सैरज़दा सा होकर उसे देखता रहा। फिर उसने चौंक कर पूछा, क्या तुम वही हो? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने ही तुम्हें यहाँ पहुँचाया था। गोया तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। वो बिस्तर के करीब एक कुर्सी पर एक अदाए नाज से साड़ी का आंचल संभालती हुई बैठ गई। फिर बोली, हादसा बड़ा नहीं था। तुम्हारे जख्म भी गहरे नहीं हैं। तुम्हें देर से भी अस्पताल पहुंचाया जाता तो तुम जिंदा रहते। इस एतबार से मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। फिर भी तुमने एक जख्मी को अस्पताल पहुंचाए और मजाज पुरसी के लिए भी आई हो। मजाज पुरसी के लिए नहीं, यह समझाने आई हूँ कि अपनी आवाज़ और लहजे पर गौर करो। क्या तुम एक नई आवाज़ और नए लहजे में नहीं बोल रहे हो? उसने चौंक कर बड़ी संजीदगी से गौर किया। फिर कहा, हाँ, मैं तुम्हें देखकर खुद को भूल गया था। अपनी आवाज़ पर भी तवज्जो नहीं दी। वाकई मेरी आवाज़ और लहजा बदल गया है, और मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरी आवाज़ पहले कैसी थी। पहली आवाज़ को याद ना करो, ये सोचो कि अब देवी तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकेगी। वह एकदम से खुश होकर बिस्तर पर उठ बैठा, जोशीले अंदाज में बोला, ओह गॉड इज़ ग्रेट। देवी जब तक मेरी नई आवाज़ और लहजे को नहीं सुनेगी, मेरे अंदर नहीं आ सकेगी। वह बोली, इसलिए ये नई आवाज़ और लहजा किसी को ना सुनाओ। देवी किसी आलाकार के जरिए सुन लेगी। गूंगे बनकर रहो या किसी दूसरी आर्जी आवाज़ और लहजे में बोलो। वो आवाज़ बदलकर खुशी से बोला, हाँ, मैं आज़ाद हो गया हूँ। मुझे एक औरत की गुलामी से निजात मिल गई। अब मैं इस आवाज़ में नहीं बोलूँगा जिसके ज़रिए वो मेरे अंदर दोबारा पहुँच सकेगी। उसने मुझ जैसे शातिर को गुलाम बना लिया था। आइंदा मैं उसे करीब भी नहीं आने दूंगा। वह बोलते बोलते चुप हो गया। अपने सामने बैठी हुई अजनबी हसीना को ताज्जुब से देखने लगा। वो मुस्कुराकर बोली, तुम सोच रहे हो कि तुम्हें देवी के शहर से किसने निजात दिलाई है? क्या मैंने? हाँ, मुझे बताओ, क्या तुमने मुझे ये नई जिंदगी दी है? उसने मुस्कुराते हुए हाँ के अंदाज में सर हिलाया। हरारे ने उसका हाथ थामकर कहा, बाय गॉड, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। आज तुम मेरे काम आई हो, आइंदा तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे काम आया करूंगा। वो बोली, एक दूसरे के काम आने के लिए ज़रूरी है कि एक जगह एक छत के नीचे रहा जाए, लेकिन दो अजनबी एक छत के नीचे कैसे रह सकती हैं? सॉरी, मैं निजात हासिल करने की खुशी में ये पूछना भूल गया था कि तुम कौन हो। अगर तुमने निजात दिलाई है तो इसका मतलब है तुम टेलीपैथी जानती हो। हाँ, जानती हूँ। जब पुलिस इंस्पेक्टर तुमसे बातें करके चला गया था तब मैंने तुम्हें ख्याल ख्वानी के जरिए सुला दिया था और तुम पर अमल करके ये बात नक्श कर दी कि तुम अपनी मौजूदा आवाज़ और लहजे को भूल जाओगे और तन्वी में नींद से बेदार होने के बाद नई आवाज़ और नए लहजे में बोला करोगे। हराने ने कहा, तुम्हारा तन्वीमी अमल कामयाब रहा है। अब वो आत्मा शक्ति वाली मेरी नई आवाज़ को ना कभी सुन सकेगी और ना ही मेरे अंदर आ सकेगी। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। उसने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर बड़े ठहरे हुए अंदाज में बोली, मेरा नाम प्रभा है, प्रभा रानी। वह हैरानी से पलकें झपकाए बगैर उसे देखने लगा। फिर बोला, क्या वही प्रभा? हाँ, मैं वही हूँ जो देवी बनकर असल देवी की राह में रुकावटें डालती रही। क्या तुम गुरु ज्ञान राय के साथ आई हो और तुम दोनों वामी जमहूरिया चीन के लिए काम कर रहे हो? वसते हुए बोली, चीन कभी टेलीपैथी का हथियार लेकर किसी मुल्क में नहीं गया और ना ही किसी गुरु ज्ञान राय का कोई वजूद है। मैंने देवी को ज़ेरे ज़मीन जाने पर मजबूर करने के लिए ऐसा किया था। क्या तुम्हारा ताल्लुक बाबा साहब के इदारे से है? उस इदारे से ताल्लुक था। वहाँ चंद हफ्ते रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ भारत में देवी के ज़ेरे ज़मीन जाने तक मैंने इस इदारे के लिए काम किया था। अब जनाब तबरेज़ी की हिदायत पर मुझे अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया है। अब मैं तनहा हूँ, लेकिन मुझ में इतनी सलाहियतें और इतना एतमाद पैदा कर दिया गया है कि मैं खुद को तनहा नहीं समझती हूँ। बड़े एतमाद से एक नई ज़िंदगी गुजारी हूँ। ये बाबा साहब के इदारे की बहुत बड़ी खूबी है कि वहाँ हम जैसे टेलीपैथी जानने वालों को गुलाम बनाकर नहीं रखा जाता। फरहाद साहब ने मुझे भी आज़ाद छोड़ दिया था। आजकल डी क्रोसो भी कहीं आज़ादी से अपने तौर पर ज़िंदगी गुजार है और अब तुम्हारी भी एक मिसाल सामने आई है। हम सब उस इदारे के ममनून और एहसानमंद हैं, मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि दुश्मन हमें ट्रैप करके उसी इदारे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। प्रभा ने कहा, हम उस इदारे के मकरूज़ हैं। हमें किसी तरह ये कर्ज अदा करते रहना चाहिए। उस इदारे से दूर रहकर भी उसके काम आते रहना चाहिए। हराने ने कहा, वो इदारा हमारे ताउन का मोहताज नहीं है, लेकिन हमने नेकी और इंसानियत का जो दरस वहाँ से हासिल किया है, इसी तरह अगर इंसानियत की राहों पर चलेंगे और जिस तरह हमारे साथ नेकी की गई है उसी तरह हम दूसरों से नेकियां करते रहेंगे तो गोया हम उस इदारे का कर्ज अदा करते रहेंगे। क्या हम दोनों मुत्तहिद होकर ऐसा कर सकेंगे? हरारे ने उसका हाथ थाम कर कहा, तो मेरे साथ रहोगी और मेरा साथ देती रहोगी तो हम भी अपनी ज़ात में एक इदारा बन जाएंगे। वो कुर्सी से उठकर उसके पास बिस्तर के सिरे पर आ गई। फिर बोली, हमारी दुनिया में अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा हैं। मैं तुम्हारे साथ रहकर एक अच्छाई का इजाफा करूंगी।
यह कहकर उसने माइक हरारे के शाने पर सर रख दिया। एक कुर्सी पर सोनिया और दूसरी पर आमना फरहाद बैठी हुई थी। दूसरी 2 कुर्सियों पर तमारा उर्फ लक्की 7 और पारस थे। मैं सोनिया के अंदर मौजूद था। पारस एक कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा था। इस कंप्यूटर में वही डिस्क थी जो आदिल अमेरिका से लाया था। स्क्रीन पर खलाई मखलूक की अजनबी जुबान उभरने लगी। लक्की 7 और पारस गौर से स्क्रीन को देख रहे थे। सोनिया ने कहा, पारस तुम्हें लक्की 7 ने यह जुबान सिखाई है, इसे पढ़कर सुनाओ। पारस वो जुबान पढ़ते हुए तर्जुमा सुनाने लगा। अटेंशन प्लीज, अटेंशन, बेबी कॉलिंग टू मास्टर PP7। अटेंशन प्लीज, अटेंशन। सोनिया ने कहा, कंप्यूटर स्टॉप करो। लक्की 7, क्या तुम जानते हो कि बीबी और PP किन अल्फाज के मुखफ़फ़ हैं? लक्की 7 ने कहा, ये दोनों नाम है, बदी बदी। एक खतरनाक विच लेडी का नाम है। कॉलिंग के वक्त खुद को बीबी कह रही है और PP पावर प्लानर का मुखफ़फ़ है। मैं खलाई जोन के 10 पावर प्लानर्स के मुतालिक तफसील से बता चुकी हूँ। इस वक्त बदी बदी पावर प्लानर 7 को कॉल कर रही है। पारस ने कंप्यूटर को फिर ऑन किया। बदी बदी के 2 बार कॉल करने पर स्क्रीन की तहरीर बदल गई। वहाँ लिखा हुआ था, यस बीबी, PP7 अटेंडिंग यू। मुझे यकीन है तुम खैरियत से और मज़ीद मालूमात फराहम करने वाली हो। यस मास्टर। ताज़ा तरीन मालूमात ये हैं कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक ऐसा रोबोट तैयार हो रहा है जिसमें एक मसनूई दिमाग का इजाफा किया जा रहा है। ये मसनूई दिमाग अभी तैयारी के मरहले में है। इसकी तैयारी पर रोबोट देख सकेगा, सुन सकेगा और पेश आने वाले खतरात से अपने लिए हिफाजती तदाबीर कर सकेगा। PP7 की तहरीर उबरी इसका मतलब है ये अर्जी मखलूक साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे ही कामयाब तजुर्बात करती रहेगी तो मेरे जैसे 10 रोबोट तैयार कर लेगी। तुम इस अर्जी दुनिया में गोश्त पोस्ट का जिस्म लेकर आए हो। यहाँ के लोग तुम्हें रोबोट नहीं, अपनी तरह इंसान समझेंगे। लेकिन तुमसे कोई गलती या कोताही होगी और तुम यहाँ किसी शिकंजे में फंस जाओगे तो इस दुनिया के साइंसदान तुम्हारा एक्सरे लेंगे और उन पर जाहिर हो जाएगा कि तुम रोबोट हो। वो तुम्हारे जैसा गोश्त पोस्ट का एक मुकम्मल मसनूई दिमाग रखने वाला रोबोट आसानी से तैयार कर लेंगे, क्योंकि तुम नमूने के तौर पर कैदी की हैसियत से उनके सामने रहोगे। तुम भूल रही हो कि किसी भी पावर प्लानर के जिस्म को एटमी हथियार भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हम फौलादी शिकंजों को तोड़कर निकलने की कुव्वत रखते हैं। यहाँ के साइंसदान हमारे जैसे रोबोट तैयार करने के लिए कभी मुझे नमूना बनाकर नहीं रख सकेंगे। कोई मेरे करीब आने की जरूरत नहीं कर सकेगा। तुम अपने तौर पर दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन तुम वो वक्त ना आने दो कि वो तुम्हारे मुकाबले में रोबोट तैयार कर लें। उससे पहले ही रोबोट तैयार करने वाले दोनों साइंसदानों और एक तकनीकी माहिर को ख़त्म कर दो। मेरी मालूमात के मुताबिक एक साइंसदान और एक तकनीकी माहिर के बीवी बच्चे शिकागो में रहते हैं। दूसरे साइंसदान की फैमिली वाशिंगटन में है। ये तीनों क्रिसमस का त्यौहार मनाने 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर जाने वाले हैं। मैं क्रिसमस से 2 दिन पहले शिकागो पहुंच जाऊंगी। तुम भी वहां चले आओ। आज 10 दिसंबर है। तुम 22 दिसंबर को शिकागो पहुंच जाओ। मैं उसी तारीख को पहुंच जाऊंगा इस अर्जी दुनिया पर कब्जा जमाने और अपनी हुकूमत कायम करने से पहले यहाँ के तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करना होगा। हमारे मुकाबले में ये दुनिया कमज़ोर होगी, तभी हम यहाँ के लोगों पर हुक्मरानी कर सकेंगे। बदी बदी ने कहा, घर का वेदी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। एमोन बाबा को यह राज मालूम हो चुका है कि तुम 10 पावर प्लानर्स कुदरती तख्लीक नहीं बल्कि साइंसी टेक्नोलॉजी हो। तुम लोगों पर मसनूई गोश्त पोस्ट का खोल चढ़ाकर तुम्हें खलाई मखलूक बना दिया गया है। एमोन बाबा हमारे जोन का बहुत ही ज़हीन और मक्कार सुराग रसा है। मुझे भी मालूम कर चुका है कि 3 शैतानी फितरत के साइंसदानों ने तुम्हारे जैसे 10 रोबोट तैयार किए हैं। मैं उन 3 में से एक साइंसदान की बेटी हूँ और इस अर्जी दुनिया में तुम्हें गाइड करने और तुमसे कई अहम काम लेने आई हूँ। बीबी, ये दुरुस्त है कि घर का भेदी ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन तन्हा एमोन बाबा हमारा क्या बिगाड़ सकेगा? उसकी तन्हाई ना देखो, उसकी जहानत और मक्कारी को समझो। उसकी बेटियों मोना और तमारा लक्की 7 आपस में सहेलियाँ हैं। तमारा एक ऐसे इदारे में पहुंची हुई है जहां हमारी जैसी खलाई मखलूक भी दाखिल नहीं हो सकती। अभी तो मैं ये सोचकर मुतमईन हूँ कि तमारा जहरीली है और जहरीलेपन के बायस उसका हाफजा बहुत ही कमज़ोर है। वो हम सबको भूल चुकी होगी। उसे कोई बात चंद सेकंड या चंद मिनट तक याद रहती है। वो खुद को भूल जाती है। वो दूसरों को क्या याद रखेगी? लेकिन तशवीश ये है कि एमोन बाबा अगर उस इदारे में तमारा के पास पहुँच जाएगा तो हमारे बहुत से राज खोलने के अलावा अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल कर लेगा। उस इदारे में ऐसी क्या बात है कि हम वहाँ दाखिल नहीं हो सकते? बदी बदी ने कहा, हम साइंसी कुव्वतों के हामिल हैं और वहाँ के एक बुजुर्ग और एक खातून रूहानी कुव्वतों के हामिल हैं। उनके अलावा इदारे में कई टेलीपैथी जानने वाले हैं। हमारी टेलीपैथी की रेंज बहुत कम है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के फासले पर रहकर एक दूसरे के दिमाग तक सिग्नल पहुँचाते हैं, लेकिन अर्जी दुनिया के टेलीपैथी जानने वाले हज़ारों किलोमीटर की दूरी तक अपनी सोच की लहरों को दूसरों के दिमागों तक पहुँचा देते हैं। फिर तो एमोन बाबा को उस इदारे में पहुँचने का मौका नहीं देना चाहिए। मुझे उसकी तस्वीर दिखाओ। कंप्यूटर में जो डिस्क थी उसमें उसी हद तक गुफ्तगू फीड की गई थी। पारस ने उस डिस्क को निकालकर दूसरी डिस्क लगाई, फिर कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगा। स्क्रीन पर बदी बदी की तहरीर कह रही थी, इस अर्जी दुनिया में मेरे अलावा और 5 खलाई मखलूक हैं। मैं उनके चेहरों के आउटलाइन स्केच पेश कर रही हूँ।
इन चेहरों को अच्छी तरह ज़हननशीन कर लो। पहले अमोन बाबा को देखो। स्क्रीन पर से तहरीर मिट गई। एक शख्स के चेहरे की स्केच लाइन बनने लगी। 20-25 सेकंड में एक चेहरा मुकम्मल तौर पर सामने आ गया। उसके साथ तहरीर उभरने लगी। ये अमोन बाबा है। ये एक ज़बरदस्त क़ियाफ़ा शनास है। किसी के भी चेहरे को देखकर उसकी आंखों में झांक कर उसके मजाज और इरादों को भांप लेता है। एक ज़हीन और इंतहाई तजुर्बाकार सुराग रसा में ये खूबियाँ होती हैं, वो सब इसमें मौजूद हैं। स्क्रीन से तस्वीर और तहरीर मिट गई। एक जवान लड़की की तस्वीर उभरी। बदी बदी की तहरीर ने कहा, यह अमोन बाबा की बेटी अमोना है। जब 10 रोबोट तैयार करने वाले 3 शैतानी साइंसदानों ने अमोन बाबा को हलाक करना चाहा तो वो चालाक सुराग रसा उससे पहले अपनी बेटी अमोना को लेकर खलाई जोन से फरार होकर इस अर्जी दुनिया में आ गया। मैं अमोना के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि जिस दिन ये अपनी सहेली तमारा से मिलेगी तो फिर इसके बाप अमोन बाबा को तमारा के जरिए उस रूहानी इदारे की पुश्त पनाही हासिल हो जाएगी। स्क्रीन पर तहरीर और तस्वीर बदल गई। अब लक्की 7 नजर आ रही थी और बदी बदी की तहरीर कह रही थी, यह तमारा है, निहायत जहरीली है। तुम रोबोट हो, इसके जहर से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरे लिए मौत है। इसे जहां भी देखो फौरन हलाक कर दो। लक्की 7 के बाद स्क्रीन पर धतूरा और रोशना की तस्वीरें बारी बारी नजर आईं। उनके मुतल्लिक लिखा हुआ था कि दोनों भाई बहन हैं। रोशना बदी बदी की सहेली है, उसके बहुत काम आ सकती है, लेकिन धतूरा लालची और खुदगर्ज है, जिधर फ़ायदा देखता है उधर लुढ़क जाता है। कंप्यूटर डिस्क में इसी हद तक मालूमात फीड की गई थी। पारस ने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया। फिर आमना फरहाद से कहा, मामा, लक्की 7 ने मुझे ये ज़ुबान सिखाई और अपने तौर पर खलाई मखलूक के बारे में जो कुछ जानती थी बयान कर दिया था, लेकिन बदी बदी और पावर प्लानर 7 की ये तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद बड़ी हद तक ऐसे हकाइक सामने आए हैं जिन्हें लक्की 7 भी नहीं जानती थी। आमना फरहाद ने कहा, सबसे अहम और बुनियादी बात यह मालूम हुई है कि जिस तरह हमारी दुनिया में मनफी ख्यालात रखने वाले सियासतदान हैं, उसी तरह खलाई जोन में शैतानी मकासद रखने वाले साइंसदान हैं। यहाँ सियासतदानों की और वहाँ साइंसदानों की हुकूमत है। जिस तरह लोग यहाँ के सियासतदानों को समझ नहीं पाते, उसी तरह हमारी लक्की 7 अपने जोन के साइंसदानों को समझ नहीं पाई। उसने हमें इतना ही बताया जितना ये जानती है। लक्की 7 ने कहा, भी जो हकाइक सामने आए हैं उन्हें समझने के बाद मैं खुद हैरान हूँ और सोच रही हूँ कि खलाई जोन में मेरी तरह लाखों अफराद बदी बदी और 3 शैतानी साइंसदानों के फ़रेब से लाइलम है। उन 10 पावर प्लानर्स को अपनी तरह खुदा की पैदा करदा मखलूक समझते हैं और उनसे खौफजदा भी रहते हैं। सोनिया ने कहा, वो यही शैतानी खेल खेलने के लिए हमारी ज़मीन पर आए हैं। अभी एक पावर प्लानर आया है और उसे गाइड करने वाली एक शैतानी साइंसदान की बेटी आ गई है। ये दोनों दूसरे शैतानी साइंसदानों और पावर प्लानर को बुलाने से पहले यहाँ के बेहतरीन दिमागों को कुचल देने की कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों की इब्तदा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 साइंसदानों और एक तकनीकी माहिर की हलाकत से होगी। लकी 7 ने आमना फराद से कहा, मामा, उन्हें मरना नहीं चाहिए। आप और जनाब तबरेज़ी उन बेचारों को हलाकत से बचा सकती हैं और उस रोबोट पावर प्लानर को रूहानी कुव्वतों से तोड़ फोड़ कर अपनी दुनिया और खलाई जोन की मखलूक को दिखा सकते हैं कि वो तमाम पावर प्लानर खुदा की मखलूक नहीं है, बल्कि चंद शैतानी साइंसदानों की पैदावार है। आमना फरहाद ने कहा, बेटी, हर काम को अंजाम तक पहुंचाने का एक मखसूस और मुनासिब तरीका होता है। दुनिया के किसी भी मामले में रूहानी कुव्वत से नहीं बल्कि रूहानी बसीरत और इंसानी अज़ाइम से काम लिया जाता है। मैंने और तबरीज़ी साहब ने पारस को इसलिए अपने पास रखा और तुम दोनों को रूहानी बसीरत दी और रूहानियत के कुछ असरार बताए, ताकि खलाई मखलूक में से जो शैतानी मकासद लेकर आई हैं उनसे तुम दोनों अपनी हिकमत अमली से निमट सको। मैंने सोनिया की ज़ुबान से कहा, यूँ तो हम अमरीकी हुकाम को इतला दे सकते हैं कि उनके 2 साइंसदान और एक तकनीकी माहिर क्रिसमस की छुट्टियों में एक खलाई मखलूक के हाथों मारे जाने वाले हैं, लेकिन इस तरह बात फैल जाएगी और दुश्मन मोहतात हो जाएंगे। मैंने सिलसिले में आमना और तबरेज़ी साहब से गुफ्तगू की है। हम सब ने यह तय किया है कि खलाई मखलूक से निमटने के लिए लक्की 7 पारस के साथ रहेगी। सोनिया ने कहा, तुम्हारे पास एक छोटा सा वीडियो कैमरा रहेगा। तुम दोनों 22 दिसंबर से पहले शिकागो जाओगे और उस रिबोट पावर प्लानर की फिल्म तैयार करोगे। तुम्हें किसी भी हिकमत अमली से यह साबित करना है कि वो पावर प्लानर गोश्त पोस्त की मखलूक नहीं है। लकी 7 और पारस ने एक दूसरे को देखा। उस पावर प्लानर के साथ जाकर मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। उसकी वर्दी में न जाने कैसे कैसे खतरनाक हथियार छुपे हुए थे। फिर बदी बदी की हदायत के मुताबिक वो पावर प्लानर लकी 7 को देखते ही किसी हथियार से हलाक कर देता। ऐसे में सोनिया कह रही थी कि उन्हें पावर प्लानर की वीडियो फिल्म तैयार करनी होगी। सोनिया ने कहा, सानी जानती है कि बदी बदी सुपर मास्टर के साथ किस शहर के किस बंगले में रहती है। हम सानी को इतला कर देंगे कि तुम दोनों किस दिन शिकागो पहुंचोगे। सानी भी वहां पहुंचकर बदी बदी को ट्रैप करेगी, फिर उसे कैदी बनाकर उसके शैतानी गिरोह के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेगी। आमना ने कहा, मैं इस मौजू से ज़रा हटकर बोल रही हूँ। फरहाद अली तैमूर की नस्ल को आगे बढ़ना है। सानी और अली अब तक शादी के मामले को टाल रहे हैं। पारस जहरीला है। वो शहनाज साहब का शीतारा के साथ इस दवाजी ज़िंदगी तो गुजार सकता है, लेकिन साहिब औलाद नहीं बन सकता। हमें पोतों और पोतियों की ज़रूरत है। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है उसी तरह जहर से जहर कट जाता है।
इसीलिए लकी सेवन और पारस का निकाह कल सुबह पढ़ाया जाएगा। ये दोनों रिश्ते इस दवाज में मुंसलिक होते ही इस इदारे को छोड़कर चले जाएंगे। लकी सेवन ने मुस्कुराकर पारस को देखा। किसी शख्स या किसी मुल्क पर जुल्म और बर्बरियत से हुकूमत कायम की जा सकती है, इसके बरक्स हुकूमत से भी किसी शख्स या किसी मुल्क पर हुकूमत की जा सकती है। बदी बदी और पावर प्लानर साइंस और शैतानी कुव्वतों से इस अर्जी दुनिया को जेर करने आए थे। इसके बरक्स बाबा साहब के इदारे से अर्जी दुनिया और खलाई जोन के दरमियान प्यार भरे रिश्तों का आगाज़ किया जा रहा था। खला में पता नहीं ऐसे कितने जोन होंगे जहाँ खाल की कायनात की मखलूक़ात आबाद होंगी। अभी एक खलाई जोन की मखलूक से इब्तदाई तारुफ हासिल हुआ था। इस तारुफ की इब्तदा में पारस और लकी सेवन की शादी तमाम खुफिया मखलूक़ात के लिए मोहब्बत का पैगाम थी। शहनाज साबका शी तारा और पारो साबका पूजा बाबा साहब के दायरे में वापस आ गई थी। बहुत पहले शहनाज ने पारस से कहा था कि वो जानती है कभी पारस के बच्चे की माँ नहीं बनेगी। इसके बावजूद वो पारस की शरीक हयात बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। अब वो पारस की शरीक हयात थी। उसने पारस की नस्ल को आगे बढ़ाने की खातिर लकी सेवन से उसकी शादी पर एतराज़ नहीं किया। दूसरी सुबह उनका निकाह पढ़ा दिया गया। बाबा साहब के दायरे में ना किसी को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने की इजाज़त थी, ना ही मियाँ बीवी वहाँ किसी एक क्वार्टर में रह सकते थे। इसलिए निकाह के बाद उन्हें इदारे से बाहर जाने की हदायत की गई। जब वो रुखसत होने लगे तो जनाब तबरेज़ी ने कहा, सुपर मास्टर के बंगले से आदिल जो डिस्क उठा लाया था उनके बारे में बदी बदी समझ रही है कि वह इस इदारे में पहुंची होंगी और हमने लकी सेवन के ज़रिए उस खलाई मखलूक की ज़ुबान का तर्जुमा सुन लिया होगा। इसलिए हमें यह मालूम हो चुका होगा कि क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान शिकागो और वाशिंगटन में क्या वारदात होने वाली है। बदी बदी ये भी समझ रही है कि हमारी तरफ से इस वारदात को रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन दुश्मनों को गाफिल ना समझो। बदी बदी और पावर प्लानर सेवन हमारा मुकाबला करने के लिए पहले से तैयार हैं। वो दोनों जनाब तबरेज़ी और तमाम बुजुर्गों की दुआओं के साथ रुखसत हो गए। तकरीबन 3 घंटे बाद इदारे की जानिब से फैक्स के ज़रिए तमाम बड़े ममालिक और दीगर तमाम अहम तंजीमों को पैगामात अरसाल किया गए। फैक्स के ज़रिए कहा गया, बाबा फरीद वास्ती मरहूम के इदारे से मोहब्बत का पैगाम तमाम कायनात के लिए। इदारे के रूह रवां सैयद अली असदुल्ला तबरेज़ी की जानिब से ये खुशखबरी गोश गुजार की जाती है कि पारस वल्द फरहाद अली तैमूर सकना अर्जी दुनिया और तमारा उर्फ लकी सेवन सकना खलाई जोन रिश्ता इस दवाज में मुंसलिक हो चुकी हैं। खुदा बेहतर जानता है कि खला में और कितने जोन हैं और कितनी मखलूक़ात हैं। हम अर्जी दुनिया और खलाई मखलूक की दो हस्तियों को रिश्ता इस दवाज में मुंसलिक करके दो मुख्तलिफ मखलूक़ात के दरमियान मोहब्बत और दोस्ती की इब्तदा कर रहे हैं। खला की दूसरी तमाम मखलूक़ात को भी हम मोहब्बत और अमन व अमान की दावत देते हैं और अपनी अर्जी दुनिया के तमाम साइंसदानों, डॉक्टरों और दानिश्वरों से तवक्को करते हैं कि वह हमारे इस मोहब्बत और दोस्ती के मिशन को जारी रखेंगे। हम ऐसे नेक मकासद की तकमील के लिए उनसे हर तरह के ताउन करते रहेंगे। इदारे की जानिब से सलामती और दुआएं। यह खुशखबरी और मोहब्बत का पैगाम अरसाल करने का एक अहम मकसद ये भी था कि सुपर मास्टर के ज़रिए पारस और लकी सेवन की शादी की खबर बदी बदी और पावर प्लानर सेवन तक भी पहुँचे। फिर वो अपने ज़राए से यह खबर खलाई जोन तक पहुँचा सकते थे। जनाब तबरेज़ी का अमन और मोहब्बत का पैगाम हर उस जगह पहुँचा जहाँ वो चाहते थे। इस अर्जी दुनिया में खलाई मखलूक की बातें साल हर साल से होती चली आई हैं, लेकिन इस खलाई मखलूक के तज़किरे को एक मफरूज़ा ही समझा गया है। बाबा साहब के दायरे से यह पैगाम मोहब्बत जहाँ भी पहुँचा, वहाँ के ममालिक और अहम तंजीमों ने इस बात पर यकीन नहीं किया कि इस ज़मीन पर खलाई मखलूक से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद आ चुके हैं और उनमें से तमारा और लकी सेवन बाबा साहब के दायरे में थी और अब पारस की शरीक हयात बनकर इदारे से कहीं चली गई है। इस सिलसिले में कई ममालिक और तंजीमों की जानिब से इदारे में खतूत आए। ये पूछा गया कि जो पारस की शरीक हयात बन चुकी है उसके बारे में क्या सबूत है कि वो खला से आई है और इसके अलावा भी चंद अफराद अर्जी दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे खतूत के जवाब में कहा गया, सबूत पेश करने के लिए लकी सेवन को दुनिया वालों के सामने पेश नहीं किया जाएगा क्योंकि खलाई जोन से आने वाले उसके कई दुश्मन हैं। वैसे ज़मीन पर खलाई मखलूक की मौजूदगी की तस्दीक सुपर मास्टर कर सकता है। बड़े बड़े ममालिक ने अमरीकी हुकाम से रुजू किया। इसराइल में ब्रेन आदम और अल्पा के पास भी एक खलाई शख्स धतूरा पहुंचा हुआ था। ब्रेन आदम ने भी अनजान बनकर सुपर मास्टर से यही सवाल किया, क्या हमारी ज़मीन पर खलाई मखलूक का वजूद है? सुपर मास्टर की तरफ से जवाब जारी हुआ, हम अपनी दुनिया के लोगों को यहाँ उनकी आमद से बेखबर रखना चाहते हैं। खलाई मखलूक में कुछ हमारे दोस्त हैं और कुछ दुश्मन, और जो दुश्मन हैं वो बेहद ख़तरनाक हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। शायद हम उनके एक पावर प्लानर का भी मुकाबला न कर सकें। हम अपनी दुनिया के तमाम बेहतरीन साइंसदानों और गैर मामूली जहानत रखने वालों की एक बहुत बड़ी टीम बना रहे हैं। हर बड़े मुल्क में ऐसी टीमें बनेंगी और नाकाबिल शिकस्त खलाई पावर प्लानर को किसी तरह बेबस करके उसके जिस्म और दिमाग का एक्सरे लिया जाएगा और उसके अंदरूनी जिस्मानी और दिमागी निज़ाम को समझकर उसके मुकाबले में हम भी ऐसे ही रोबोट पावर प्लानर तैयार करेंगे।
खलाई मखलूक की औरतें बेहद हसीन होती हैं। उनकी पहचान यह है कि ना उन्हें सर्दी लगती है, ना गर्मी, और ना बारिश उन्हें नुकसान पहुंचाती है। खलाई मखलूक के मर्दों के कान हम इंसानों से कदरे बड़े होते हैं। उनके सर का दरमियानी हिस्सा ऊँट के कोहान की तरह उठा होता है और पेशानी चौड़ी और उभरी हुई होती है। ऐसी हस्तियाँ जिसे नजर आएँ वो फ़ौरन अमरीकी हुकाम को इतला दे। इतला देने वालों को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुपर मास्टर की ये पेशकश अखबारात में शाया हो रही थी। रेडियो और टीवी के जरिए भी ऐलान किया जा रहा था। इस तरह यह फ़ायदा हासिल होने वाला था कि बड़े कान वाला, उभरे हुए सर वाला और चौड़ी उभरी हुई पेशानी वाला कोई शख्स अब आम लोगों के दरमियान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। लोग इसे देखते ही पकड़ लेते और अमरीकी हुकाम के हवाले करके मुंह मांगा इनाम पाते। जनाब तबरेज़ी के पैगाम में मोहब्बत का एक फ़ायदा यह हुआ कि एमोन बाबा अपनी बेटी अमोना के साथ छुपता हुआ बाबा साहब के दायरे में पहुंच गया। उसने जनाब तबरेज़ी के हुजरे में हाजिर होकर कहा, आपने तमाम मर्जी और खलाई मखलूक को मोहब्बत और अमन अमान का पैगाम दिया है। मैंने बाहैसियत एक सुराग रसां आपके और इस इदारे के बारे में बहुत कुछ मालूम किया है। मैं इस यकीन के साथ यहाँ आया हूँ कि हम बाप बेटी को यहाँ पनाह मिलेगी। एमोना ने कहा, तुम्हारा मेरी बहुत अजीज़ सहेली है। ये मालूम करके खुशी हुई कि इस दुनिया के एक जवान से उसकी शादी हो चुकी है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारा के जाने के बाद मैं यहाँ आई हूँ। पता नहीं उससे कभी मिल सकूंगी या नहीं। जनाब तबरेज़ी ने कहा, खुदा बेहतर जानता है कि तुम अपनी सहेली से कब मिल सकोगी, लेकिन तुम अभी उससे गुफ्तगू कर सकोगी। वो खुश होकर बोली, आप बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ उससे गुफ्तगू करा दें। तुम्हारे दिमाग में सोच की लहरें पहुंचेंगी तो तुम्हें गुदगदी महसूस होगी और तुम सांस रोक लोगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हारी खलाई ज़ुबान में बोलेगी तो तुम गुदगदी और अजनबियत महसूस नहीं करोगी। अभी वो तुम्हारे पास आने वाली है। जनाब तबरेज़ी ने ख्याल ख्वानी के ज़रिए कहा, लक्की 7, तुम्हारी सहेली एमोना अपने बाप के साथ इदारे में पनाह हासिल करने आई है। क्या तुम उसके दिमाग में पहुंचकर खलाई ज़ुबान में बातें करोगी? ज़रूर करूँगी। मुझे खुशी है कि मेरी सहेली आपकी पनाह में पहुंच गई है। उसका बाप एमोना बाबा बहुत ज़हीन सुराग रसां है, इदारे के बहुत काम आएगा। आप मुझे एमोना की आवाज़ सुनाई, बहुत अरसा हो चुका है, मैं उसकी आवाज़ और लहजा भूल गई हूँ। उन्होंने एमोना से कहा, बेटी अपनी खलाई ज़ुबान में अपनी सहेली को मुखातिब करो, वो तुम्हारे दिमाग में आएगी। एमोना खलाई ज़ुबान में कुछ कहने लगी, फिर चुप होकर खला में तकने लगी। वो अपने अंदर तुम्हारा उर्फ लक्की 7 को बोलते हुए सुन रही थी। एमोना, मेरी सहेली, मेरी जान, हम दोनों एक दूसरे की तलाश में भटकते रहे, लेकिन यूं भटकना रायगा नहीं गया। मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिल गया जो मेरी तरह जहरीला है और बड़ी हैरत अंगेज़ सलाहियतों का मालिक है। तुम भी भटकती हुई इसी इदारे में पहुंच गई हो। यहाँ तुम्हें दोस्त ही दोस्त और मोहब्बत ही मोहब्बत करने वाले मिलेंगे। ये वो जगह है जहाँ ज़मीन का और खला का कोई दुश्मन कदम नहीं रख सकता। तुम एमोन बाबा के साथ हर तरह से महफूज रहोगी। ये हम बाप बेटी की खुशकिस्मती है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी दुश्मन बदी बदी यहाँ तन्हा नहीं, बल्कि ख़तरनाक पावर प्लानर 7 के साथ आई है। उसकी बेटी रोशना और धतूरा भी ज़मीन पर गई हैं। ये बातें मुझे कई दिनों पहले मालूम हुई। तुम अपने बाबा से कहो वो पावर प्लानर 7 के बारे में जो कुछ जानता है वो बाबा साहब के दायरे के साइंसदानों को बता दे। एमोना ने अपने बाप की तरफ देखा। वो जनाब तबरेज़ी से कह रहा था, वो 3 शैतानी जहन रखने वाले साइंसदानों का एक फौलादी किला है। उसके अंदर वो हैरत अंगेज़ साइंसी तजुर्बात करते रहते हैं। इस किले के बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आलात नस्ब किए गए हैं कि उनकी दीवारों से 10 गज के फासले से भी कोई गुजरे तो अंदर तीनों साइंसदानों को इतला मिल जाती है और किले की दीवारों से नादीदा एटमी हथियारों से फायरिंग होती है। वहाँ से गुजरने वाला कोई इंसान या जानवर जिंदा नहीं रहता। तुम्हें यह राज कैसे मालूम हुआ कि 10 पावर प्लानर तुम्हारी जैसी खलाई मखलूक नहीं है, बल्कि मशीनी रोबोट है और उनके मशीनी जिस्म पर गोश्त पोस्त का खोल चढ़ाया गया है? एमोना बाबा ने कहा, हमारी खलाई जोन में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम लाजमी थी। इन 3 साइंसदानों ने वहाँ के अवाम को ऐसी लाजमी तालीम से महरूम कर दिया। ये पाबंदियाँ करने से पहले मैं तालीम हासिल कर चुका था। वह तीनों मुझे एक सुराग रसां की हैसियत से जानते थे। मैंने एक ऐसा कैमरा तैयार किया जिसके लेंस फौलादी चादर के आर पार की तस्वीरें उतारते थे। मुझे यह तजस्सुस था कि पावर प्लानर क्या बुलाए हैं जिनके ज़रिए वह तीनों साइंसदान हमारे खलाई जोन के लोगों पर हुकूमत करने और उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीमात से महरूम करने लगे हैं। उनमें से जो साइंसदान किले से बाहर आम आबादी में आता था वो अपने बॉडीगार्ड के तौर पर एक पावर प्लानर को अपने साथ लाया करता। एक बार बदी बदी का बाप एक पावर प्लानर के साथ हमारी बस्ती में आया तो मैंने छुपकर उसके सर की एक तस्वीर उतारी। मेरे इंस्टेंट कैमरे से पलक झपकते ही तस्वीर उतरकर कैमरे से बाहर आ जाती है। मैंने वो तस्वीर देखी तो पावर प्लानर का सर गोश्त पोस्त का नहीं था। उसके सर में दिमाग की जगह एक जदीद तर्ज का कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर पेचीदा तारों के जरिए पावर प्लानर की आंखों, नाक, मुंह और कानों से मुंसलिक है। आंखों के पीछे 2 नन्हे कैमरे हैं। वो कैमरे दिमाग की कंप्यूटर स्क्रीन पर वो तमाम मनाजिर पेश करती हैं जो पावर प्लानर की मसनूई आंखों के सामने होती हैं। इसी तरह कानों के पीछे आला समात है। हलक के अंदर बोलने के लिए स्पीकर है। स्क्रीन के मनाजिर के मुताबिक कंप्यूटर आला समात को सुनने का पावर और स्पीकर की कुव्वत गवाही सप्लाई करता है। मैं दूसरी तस्वीर ना उतार सका। उस पावर प्लानर ने बदी बदी के बाप से कहा, रुक जाओ मास्टर, मैंने अभी दिमाग की स्क्रीन पर एक कैमरे की झलक देखी है।
उस कैमरे की लेज़र शुआएं मेरे सर की फौलादी चादर के पार होकर स्क्रीन तक चली आई थी। मैं जहां छुपा हुआ था वहां से फौरन फरार हो गया। मैंने खतरे को अच्छी तरह समझ लिया था। उस पावर प्लानर के कंप्यूटर दिमाग की स्क्रीन पर कैमरे की एक झलक आई थी, तो कैमरे के साथ मेरी आंखें और मेरा चेहरा भी उस कंप्यूटर की याददाश्त में महफूज हो गया होगा। जिन दिनों उन शैतान सिफ्त साइंसदानों की हुकूमत नहीं थी, उन दिनों साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीमात हासिल करने वालों के पास तरह तरह के साइंसी आलात होते थे, और खलाई जोन से बाहर निकलकर कायनात का वसी इल्म हासिल करने के लिए फ्लाइंग कैप्सूल हुआ करते थे। वो कैप्सूल 15 फुट लंबे एक छोटे त्यारे की तरह होते थे। ऐसे ही एक कैप्सूल मैंने एक गार में छुपा कर रखा था। जब मैं अपनी बेटी अमोना के साथ उस कैप्सूल में बैठकर परवाज कर रहा था, तब पूरे खलाई जोन में यह ऐलान किया जा रहा था कि अमोना बाबा जहाँ भी है फ़ौरन पावर प्लानर 7 के सामने हाजिर हो जाए, वरना हमारे जासूस उसे ढूंढ निकालेंगे। उन तीनों साइंसदानों को बाद में मालूम हुआ कि मैं भी एक साइंसदान हूँ और एक फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए उस जोन से बाहर जा चुका हूँ। दूसरे सैयारों के मुकाबले में यह अर्जी दुनिया हमारे जोन से करीब है। दुश्मन समझ गए कि मैं फ्लाइंग कैप्सूल में ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं कर सकूंगा, सीधा ज़मीन की तरफ जाऊंगा। इसलिए वो पावर प्लानर 7 बदी बदी की रहनुमाई में यहाँ पहुँचा हुआ है और मुझे तलाश कर रहा है। अमोना बाबा ने जनाब तबरेज़ी के सामने वो कैमरा और एक तस्वीर पेश करते हुए कहा, यही है वो कैमरा और वो तस्वीर। वो एक फौलादी सर और जदीद तर्ज के कंप्यूटर की तस्वीर थी। जनाब तबरेज़ी ने फ़ोन के ज़रिए इदारे के इंचार्ज को बुलाया। जब वो हाजिर हुआ तो उन्होंने कहा, ये बाप बेटी हमारे इदारे में रहेंगे, इन्हें रहाइश के लिए क्वार्टर दो और हमारे तजुर्बाकार साइंसदानों से मिस्टर अमोना बाबा की मुलाकात कराओ। इदारे के साइंसदान मिस्टर अमोना बाबा के साथ मिलकर कुछ हैरत अंगेज़ तजुर्बात कर सकेंगे। दोनों बाप बेटी ने उठकर उन्हें सलाम किया। लकी 7 अपनी सहेली के अंदर रहकर यह सब कुछ सुन रही थी। उसने कहा, अमोना जाओ अभी आराम करो, मैं फिर किसी वक्त आऊँगी, खुदा हाफिज़। अमोना ने कहा, ज़रा सुनो, हमारी खलाई ज़ुबान में खुदा हाफिज़ पहली बार सुन रही हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। अब तुम पूछोगी कि खुदा क्या होता है? हमारे खलाई जोन में ना कोई मज़हब है और ना किसी का कोई खुदा, गॉड और भगवान है, इसलिए मैं अभी तुम्हें समझा नहीं सकूंगी। इस इदारे में आई हूँ तो तुम्हें खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहुत कुछ मालूम होता रहेगा। अच्छा, फिर एक बार खुदा हाफिज़। लकी 7 अपनी सहेली के दिमाग से चली गई। अमेरिका और इसराइल के लिए ये बात ज़्यादा अहम थी कि लकी 7 और पारस बाबा साहब के दायरे से निकल आए हैं। वो नहीं जानते थे कि वहाँ मियाँ बीवी को एक साथ रहने की इजाज़त नहीं है। उन दोनों के इदारे से निकलने का मतलब यही समझा जा रहा था कि वो किसी खास मिशन के लिए किसी खास मुल्क की तरफ रवाना किए गए हैं, और ये क्या सराई की जा रही थी कि लकी 7 अपने खलाई जोन के बाशिंदों से किसी तरह रब्ता कर रही होगी। इस दुनिया में अमोन बाबा और अमोना जैसे दोस्तों से पारस के साथ मुलाकात करने गई होगी। बदी बदी ने अंदर की बात समझ ली थी। वो डिस्क जो चुराई गई थी उनके जरिए बदी बदी और पावर प्लानर 7 के खतरनाक मंसूबों का इल्म बाबा साहब के दायरे को हो गया होगा। लिहाजा तमारा और पारस ज़रूर शिकागो जाएंगे ताकि पावर प्लानर 7 मैसाचुसेट्स के साइंसदान को हलाक ना कर सके। जनाब तबरेज़ी ने यह बात पहली लकी 7 और पारस से कह दी थी कि बदी बदी और पावर प्लानर 7 मोहतात हो जाएंगे और शायद अपने मंसूबे में तब्दीली करेंगे। यूँ देखा जाए तो उनकी तब्दीली को समझना दुश्वार था, क्योंकि सानी सिर्फ सुपर मास्टर के अंदर रहकर बदी बदी की मसरूफियात को किसी हद तक मालूम कर सकती थी। उधर बदी बदी बज़ाहिर सुपर मास्टर की दोस्त बनकर उसके काम आ रही थी, लेकिन डिस्क के जरिए इंकशाफ हुआ था कि वो सुपर मास्टर को भी धोखा दे रही है। उसे ये नहीं बताया कि पावर प्लानर 7 दरअसल रिबोट है और बदी बदी के कंट्रोल में रहता है। बदी बदी और पावर प्लानर 7 के दरमियान कंप्यूटर के जरिए जो खुफिया राब्ता हुआ करते थे, उनका इल्म सुपर मास्टर को नहीं होता था। इस तरह सानी भी सुपर मास्टर के अंदर रहकर ये मालूम नहीं कर सकती थी कि बदी बदी खुफिया तौर पर क्या कर रही है। लेकिन सानी के लिए कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ना कुछ मुश्किल ना था। उसने लकी 7 को ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातिब किया, फिर पूछा, क्या तुम खलाई ज़ुबान में सोच की लहरों को बदी बदी के दिमाग तक पहुंचाओगी तो वो गुदगुदी महसूस करेगी? नहीं, मैं खलाई ज़ुबान से अपनी सहेली अमोना से ख्याल ख्वानी के जरिए गुफ्तगू कर चुकी हूँ। हम खलाई मखलूक के दिमागों में सिर्फ प्राई सोच की लहरों से एक सरसराहट सी महसूस होती है जो गुदगुदी का सबब बनती है। अगर तुम्हारी सहेली ने गुदगुदी महसूस नहीं की थी तो बदी बदी भी महसूस नहीं करेगी। तुम्हें उसके अंदर जाते रहना चाहिए, वह ज़रूर अपने मंसूबे में तब्दीली करेगी। मैंने डिस्क के जरिए बदी बदी की तहरीर पढ़ी है। बहुत अरसे पहले खलाई जोन में उसकी आवाज़ सुनी थी, वो मुझे याद नहीं है। तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुपर मास्टर के अंदर पहुंचाऊंगी और तुम्हें बदी बदी की आवाज़ सुनाऊंगी। लकी 7 ने उसकी हदायत पर अमल किया। उसके ज़रिए सुपर मास्टर के अंदर पहुंच गई। इस वक्त वहाँ रात के 9 बज रहे थे। सुपर मास्टर बदी बदी को आगोश में लिए उसके हाथ से शराब पी रहा था। उसने सानी की मर्जी के मुताबिक कहा, तुम्हारे हुस्न और शबाब ने मुझ पर जादू कर दिया है।
मैं तुम्हें खलाई जोन में वापस नहीं जाने दूंगा। हमारे बच्चे इसी ज़मीन पर पैदा होंगे। वास्तव बोली, तुम तो मेरे हाथ से दूसरा पैक पीते ही लुढ़क जाते हो। बच्चों के बाप क्या खाक बनोगे। हाँ, क्या करूँ, तुम्हारे हाथों में भी जादू है। जब पिलाती हो तो मदहोश हो जाता हूँ। तुम हो बड़े दिलचस्प। मैं तुम्हें अपने साथ खलाई जोन में ले जाऊंगी। पहले तुम मुझे अपनी खलाई ज़ुबान सिखाओ, फिर मैं खला में जाऊंगा। अभी तुम नशे में हो। मेरी ज़ुबान का एक लफ्ज़ भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, कल सीखूंगा, लेकिन अभी कुछ सुनाओ। मालूम तो हो कि अपनी ज़ुबान बोलते वक्त तुम और कितनी हसीन लगती हो। तुम दुनिया वालों के लिए और ख़ास तौर पर टेलीपैथी जानने वालों के लिए एक चालाक सुपर मास्टर हो। और मैंने तुम्हारे जैसे चालाक और बहुत बड़े ओहदेदार को अपना गुलाम बनाकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तुम मेरे सामने इतने बेबस हो जाते हो कि हर रात मेरे बेडरूम में आने से पहले ही अपने बेडरूम में होश से बेगाना हो जाया करते हो। सुपर मास्टर ने हाथ उठाकर कहा, बस बस, मैं जानता हूँ तुम अपनी ज़ुबान में मेरी तारीफ़ें कर रही हो। लकी सेवन ने सानी से कहा, तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं बदी बदी के दिमाग में जा रही हूँ। वहाँ से अहम मालूमात हासिल करने के बाद तुम्हारे पास आऊँगी। और हाँ, ये पारस तुमसे कुछ कह रहा है। लक्की सेवन चली गई तो पारस ने कहा, हेलो हेलो बदमाश, तुम भी लक्की सेवन के साथ इतनी देर से मेरे दिमाग में थे। हाँ, मगर कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ने की बदमाशी नहीं की है। ये मुझे बदमाश कहने वाला लफ्ज़ वापस लो। अरे, क्या बदमाश ना कहने से कोई बदमाश फरिश्ता बन जाता है। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, मगर तुम्हारी कोई कल सीधी नहीं हो सकती। कैसी बदमिजाज हो। ये जब से अली तुम्हें छोड़कर गया है तब से तुम्हारे लाशऊर में ये जंग जारी रहती है कि तुम्हारा वो होने वाला तुमसे जुदा होकर तन्हाइयों में क्या करता होगा। ये तुम्हारी बदमाशी है। तो मेरे चोर ख्यालात पढ़ रहे थे। बाई गॉड, नहीं पढ़ रहा था। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो लड़कियां एक ही मर्द को अपना बनाकर रखती हैं वो इसी बेचैनी में मुब्तला रहती हैं कि उनका चाहने वाला किसी दूसरी चाहने वाली की जुल्फ़ों में ना उलझ गया हो। तुम्हारी भी यही साइकोलॉजी है। बकवास ख़त्म हो चुकी है, तो अब जाओ यहाँ से। जिसे तुम बकवास कह रही हो, अगर मैं उसे सच साबित कर दूँ तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा अली किसी की जुल्फ़ों का असीर हो गया? मेरे कहने से कभी यकीन नहीं करोगी। मेरे दिमाग में आओ, मैं अभी सबूत पेश कर रहा हूँ। सानी ने उसके पास आकर कहा, लो मैं आ गई, सबूत पेश करो। मैं इस्तांबुल की एक हसीना के दिमाग में तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। तुम उसके चोर ख्यालात पढ़ो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसने सानी को एक हसीना के दिमाग में पहुंचा दिया। वो पारस के दिमाग से निकलकर हसीना के चोर ख्यालात पढ़ने लगी। वो बिस्तर पर लेटी हुई सोच रही थी, ये बरादर कबीर मेरी समझ में नहीं आया। 2 माह पहले मेरा दीवाना था। मेरे साथ कितने ही रंगीन और संगीन लम्हात गुजार चुका था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से कुछ बदल गया। मुझसे ऐसे दूर रहने लगा जैसे मुझे जानता ही ना हो। लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। आखिर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। हाय, क्या गबरू जमान है। आज तो उसने तोड़ मरोड़ कर रख दिया। सानी इसके आगे चोर ख्यालात ना पड़ सकी। वह हसीना उस बरादर कबीर के बारे में सोच रही थी जो 2 हफ्ते पहले उसे कतराता था और अब उस हसीना की बाहों में चला गया था। और पिछले 2 हफ्तों से जो बरादर कबीर बना हुआ था वो अली था। वह सदमे से निढाल होने लगी। पारस ने उसे मुखातिब किया तो वो गुस्से से बोली, चले जाओ यहाँ से। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। कभी एक मोहब्बत करने वाली के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजारते, किसी दूसरे के दीवाने होकर अपने प्यार करने वाली की तौहीन करते हैं। तो मुझे गुस्सा क्यों दिखा रही हो? जो तुम्हारे एतमाद को धोखा दे रहा है उस हरजाई का मुहासबा करो। वो पैर पटक कर बोली, हाँ वो हरजाई है। सिर्फ हरजाई नहीं, अय्याश और बदमाश भी है। हाँ, अय्याश है, बदमाश है और कम ज़रफ़ है। हाँ, कम। वो कहते कहते रुक गई, फिर बोली, तुम कौन होते हो उसे कम ज़रफ़ कहने वाले? ये मेरा और उसका मामला है। ताज्जुब है, वह तुम्हें उल्लू बना रहा है, तुम्हें गधी समझकर एक हूर परी से दिल बहलाने लगा है। और तुम उसे कम ज़रफ़ नहीं कहती हो। चलो शैतान कह दो। शैतान तुम हो, तुम ज़रूर कोई शैतानी कर रहे हो। मैं अभी अली के पास जाकर मालूम करती हूँ। अली चाय पी रहा था और बरादर कबीर की हैसियत से एक मंसूबे पर गौर कर रहा था। सानी ने कोडवर्ड्स अदा किए तो उसने कहा, अच्छा तुम हो, मैं एक बहुत ही अहम मंसूबे पर अमल करने के तरीक़ेकार पर गौर कर रहा हूँ। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे खुद रब्ता करूँगा। अब मुझसे रब्ता करने की क्या ज़रूरत है? अभी दूसरी से दिल बहलाओ। क्या मतलब? ये दूसरी कौन है? वही जिसके पास चंद घंटे पहले थे। आखिर तुम सस्ते जज्बात से मगलूब हो ही गए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, या वो शैतान तुम्हारे पास है? हाँ है, और इस ठोस सबूत के साथ है कि आज तुमने एक हसीना के साथ मुंह काला किया है। मुझे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन हंसी आ रही है। सानी मामा ने चालाकी और मक्कारी में तुम्हें दूसरी सोनिया बनाया। तुम बड़े से बड़े शातिर पर गालिब आ जाती हो, लेकिन पारस तुम्हारी तमाम मक्कारियों को एक फूंक में उड़ा देता है। पहले भी तुम एक बार नहीं कई बार उसकी बातों में आकर बेवकूफ़ बन चुकी हो। इस बार मैंने पारस की बात को अहमियत नहीं दी है, बल्कि उस हसीना के चोर ख्यालात पड़ चुकी हूँ जिसकी आगोश में तुमने अपनी शर्म और शराफत को भुला दिया है। प्लीज़ मुझे बताओ, वो हसीना कौन है? तुम इस्तांबुल में बरादर कबीर बनकर रहते हो, वो भी वहीं तुम्हारे करीब है। अच्छा, मैं तुम्हारे दिमाग में आ रहा हूँ। तुम मुझे उस हसीना के दिमाग में ले चलो और मेरी मौजूदगी में उसके चोर ख्यालात पढ़ो।
अली सानी के पास आ गया। सानी उसके साथ उस हसीना के दिमाग में पहुंची। वो बिस्तर पर बैठी हुई थी, अपनी मम्मी के शाने पर सर रखे हुए थी और उसके डैडी रिसीवर कान से लगाए कह रहे थे, यस डॉक्टर, मेरी बेटी यही कह रही है। मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे बाद इस पर दौरा पड़ा है, आप खुद इससे सवालात करें। बाप ने बेटी को रिसीवर दिया। वो बोली, हेलो डॉक्टर, अब मैं यकीन से कहती हूँ कि दिमागी मरीज़ा नहीं हूँ। ये कोई टेलीपैथी जैसा मामला है। मैं थोड़ी देर के लिए गायब दिमाग होकर अपनी मर्जी के खिलाफ सोचने लगती हूँ। अभी मैं बेख्तियार सोच रही थी कि किसी बरादर कबीर से मेरे ताल्लुकात थे, फिर वो मुझसे कतराने लगा। आखिर आज मेरी बाहों में आ गया और मैंने उसके साथ बेहयाई के लम्हात गुजारे हैं। डॉक्टर ने पूछा, ये बरादर कबीर कौन है? मैं कुछ नहीं जानती, ये नाम पहली बार दिमाग में आया। अली ने सानी से पूछा, कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो ये बताओ, तुम इस बेचारी के दिमाग तक कैसे पहुंची थी? मुझे पारस ने इसके अंदर पहुंचाया और तुम्हें पहुंचाते उस बेचारी के दिमाग पर कब्जा जमाकर इसकी सोच में उस बरादर कबीर के बारे में बोलता रहा, जिसे वो न जानती और ना ही उसने कभी बरादर कबीर का नाम सुना है। सानी ने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। ओह अली, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैं अभी पापा से शिकायत करूंगी। वो हम दोनों को दुश्मनों की तरह लड़ाना चाहता है। पापा तुमसे पूछेंगे, जब वो लड़ाना चाहता है तब तुम्हारी जहानत कहाँ चली जाती है? फिर तुम क्या जवाब दोगी? लेकिन ये तो कोई मजाक ना हुआ। तुम एक बहुत अहम मनसूबे पर अमल करने वाले थे। मैं बदी बदी की बदलती हुई चालों को समझना चाहती हूँ। ऐसे वक्त वो हम दोनों का बहुत सा वक्त ज़ाया कर चुका है। सानी, ज़रा गौर करो, मेरा वक्त पारस ने नहीं तुमने ज़ाया किया है। तुम औरतों की रवायती रकाबत और जलन में सीधी मेरे पास चली आई। जिस औरत के चोर ख्यालात पड़े उसके बारे में हकीकत मालूम नहीं की। हाँ मानती हूँ, मैंने हकीकत मालूम किए बगैर तुम्हारा वक्त ज़ाया किया है। क्या तुम अपने भाई से ये नहीं पूछोगे कि उसने मेरा वक्त क्यों ज़ाया किया? सानी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पारस के सामने बदहवास क्यों हो जाती हो? तुम फिर उस लड़की के अंदर जाओ। पारस ने तुम्हें ऐसी लड़की के दिमाग में पहुंचाया जहां पहले भी कोई टेलीपैथी जानने वाला या वाली आती है। क्या अभी वो ये नहीं कह रही थी कि वो पहले भी कई बार गायब दिमाग रह चुकी है या अपनी मर्जी के खिलाफ सोचती रही है? सानी को चुप सी लग गई। वो पारस को गुस्सा दिखाती थी मगर उसे दिलो जान से चाहती थी। ये तस्लीम करती थी कि उसकी जहानत और मक्कारी के सामने वो किसी मामले के हर पहलू पर गौर करना भूल जाती है। अली चला गया। वह फिर उस लड़की के दिमाग में आई, फिर उसका नाम और पता मालूम किया तो हैरान भी हुई और अपनी हमाकत पर शर्मिंदा भी। वह हसीना इस्तांबुल में नहीं वाशिंगटन में थी और सानी के पड़ोस में दाएं वाले बंगले में अपने वालदैन के साथ रहती थी। उसका नाम मोना था, बाप का नाम गोल्ड स्मिथ था। मोना के पास जो बैठी हुई थी वो उसकी सगी माने ही थी। चंद माह पहले गोल्ड स्मिथ ने एक हसीन औरत से शादी की थी। वो औरत मोना पर बड़ी मेहरबान थी। उसने बड़ी मोहब्बत से बाप बेटी के दिल जीत लिए थे और दिलों को जीतने वाली उस औरत का नाम रोशना था। वही रोशना जो धतूरा की बहन और बदी बदी की सहेली थी। वो मोना के बाप गोल्ड स्मिथ से शादी करके इस घर में पनाह हासिल कर चुकी थी। सानी ने गोल्ड स्मिथ के दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। उसकी सोच ने बताया 5 माह पहले मोना हॉस्टल में रहती थी। गोल्ड स्मिथ अपने बंगले में तनहा रहता था। एक रात रोशना इस बंगले में आ गई। वो उसके हुस्न शबाब से सहरज़दा हुआ। वो जो कुछ उसे कहती गई वो उस पर यकीन करता गया। उसने बताया वो लंदन से आई है। लंदन में अब उसका कोई नहीं है। अमेरिका में मुलाजमत करने का इरादा है। चंद बदमाश उसका वो बैग छीन कर ले गए हैं जिसमें पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात थे। जिस तरह बदी बदी ने सुपर मास्टर को अपने काबू में कर रखा था, वैसे ही हथकंडों से रोशना ने गोल्ड स्मिथ को फांस लिया। वह एक बहुत बड़ा सरकारी अहदेदार था। उसने अपने ज़राए से रोशना को अमरीकी शहरियत दिलाई और उससे शादी कर ली। गोल्ड स्मिथ के ख्यालात ने बताया कि मोना उसे एक माँ से ज़्यादा सहेली समझती है। गोल्ड स्मिथ भी उसका दीवाना है, लेकिन रोशना से मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात नहीं है। वह हर रात उसके हाथों से 2 पैग पीने के बाद होशो हवा से बेगाना हो जाता है। सुबह आंख खुलती है तो सोचता है आज रात नहीं पिएगा, लेकिन रात होते ही रोशना का जादू सर चढ़ कर बोलता है। फिर वह दूसरी सुबह तक अपने वजूद से गाफिल होकर सो जाता है। 5 माह के अरसे में उसने अच्छी तरह समझ लिया था कि रोशना को एक बीवी के तौर पर हासिल नहीं कर सकेगा और ना ही उससे अलहदगी इख्तियार कर सकेगा। रोशना में ऐसी कशिश और अपनायत थी कि वह उसके करीब रहने का आदी हो गया था। मोना के ख्यालात ने बताया कि रोशना उसके हवास पर छाई रहती है। वह किसी तरह भी सौतेली माँ नहीं लगती। एक सहेली की तरह उससे प्यार करती है। वह हर रात उसके बाप को सुलाने के बाद उसके पास आती है और उसके बिस्तर पर लेटकर उसे अपने सीने से लगाती है तो उस पर नींद गालिब आ जाती है और वह ज़रा सी देर में गहरी नींद सो जाती है। मोना की सोच कह रही थी कि किसी रात रोशना उसके पास नहीं आएगी तो उसे नींद भी नहीं आएगी। वो बाप बेटी नहीं जानते थे कि रोशना उन्हें सुलाकर अपनी रात कैसे गुजारती है। इस सिलसिले में सानी भी फिल वक्त कुछ मालूम नहीं कर सकती थी। ये जानती थी कि रोशना के ख्यालात पढ़ना चाहेगी तो वह गुदगुदी महसूस करते ही सांस रोक लेगी और अपने लिए खतरा महसूस करेगी। सानी ने पारस को मुखातिब किया। उसने पूछा, कितनी गालियाँ याद करके आई हो? सुनाती जाओ, मैं चिकना खड़ा हूँ, तुम्हारी गालियाँ फिसल जाएंगी। वसते हुए बोली, पारस आई लव यू। तो मजाक ही मजाक में मेरी जहानत का इम्तिहान लेते हो और मैं फ़ेल हो जाती हूँ। तुम फेल क्यों हो जाती हो?
तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं अली की दीवानी हूँ। तुम मेरी दीवानगी को कमज़ोरी बनाकर चालें चलते हो और मैं वाकई एक दीवानी की तरह हवास खो देती हूँ। जहानत से तुम्हारी चालों को समझना भूल जाती हूँ। अगर कोई दुश्मन तुम्हारी इस कमज़ोरी से खेलेगा तो क्या तुम सोनिया सानी कहलाने की हकदार रहोगी? नहीं, मुझे मम्मा का नाम मिला है, मैं इस नाम को कमतर नहीं होने दूंगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। आइंदा तुम भी मेरी इस कमज़ोरी से नहीं खेल सकोगे। आजमा कर देख लो, मैं तुम्हारी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। मुझे खुशी होगी, मेरा मुंह तोड़ दो, कोई बात नहीं, मगर मम्मा की तरह ज़िंदगी के किसी भी आजमाइशी लम्हे में कामयाब रहा करो। आप जाओ, क्योंकि लक्की सेवन तुम्हारे पास आ रही है। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। लक्की सेवन ने आकर कहा, मेरी और पारस की शादी की खबर खलाई जोन तक पहुंचा दी गई है। किसने पहुंचाई है और कैसे पहुंचाई है? रोबोट पावर प्लानर 7 के सर में दो ऐसे आलात हैं जिनमें से एक खलाई जोन की सिमत सिग्नल भेजता है और दूसरा अल्लाह खलाई जोन से आने वाले सिग्नल्स रिसीव करता है। ये दोनों आलात बड़े अहम हैं। अगर ये हमारे पास हों तो खलाई मखलूक से गुफ्तगू हो सकती है। एमोना बाबा ने अपने मखसूस कैमरे से PP7 के सर की जो अंदरूनी तस्वीर उतारी थी वो बाबा साहब के इदारे के साइंसदानों के सामने है। इस तस्वीर में उन दो आलात के अलावा और बहुत से आलात नुमा हैं। उम्मीद है इदारे के साइंसदान एमोना बाबा के ताउन से ऐसे आलात बना सकेंगे। सानी ने कहा, जनाब तबरेज़ी ने मेहनत और अमन अमान का पैगाम अरसाल किया था। इसके जवाब में खलाई जोन के सिग्नल्स क्या कहती हैं? खलाई जोन पर 3 शैतान सिफ्त साइंसदानों की हुकूमत है। वह मोहब्बत के पैगाम की क्या कदर करेंगे? उन्होंने PP7 और बदी बदी से कहा है कि बाबा साहब के दायरे में बज़ाहिर मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम लेकर जाएं। दोस्त बनकर उस इदारे में रहें और मालूम करें कि रूहानियत क्या होती है और हम किस तरह जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए रूहानी कुव्वतों को कुचल सकते हैं। मैंने मोहतरम तबरेज़ी को उनकी दोगली पॉलिसी के बारे में तफसील से बता दिया। ये तुमने अच्छा किया। अब बदी बदी और PP7 के मंसूबे के मुतालिक बताओ। क्या वह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंसदानों को शिकागो और वाशिंगटन में हलाक करेंगे? नहीं, उन्होंने मंसूबे में थोड़ी तब्दीली की है। क्रिसमस से 2 दिन पहले PP7 और बदी बदी शिकागो जाएंगी, लेकिन खुद साइंसदानों पर कातिलाना हमले नहीं करेंगी। किराए के कातिलों के जरिए हमले कराएंगे। तो मैं और पारस उन हमलों को नाकाम बनाने के लिए उनके मुकाबले आएंगे। इस तरह PP7 और बदी बदी छुप कर हमें देख लेंगे, फिर इस अंदाज से हम पर हमला करेंगे कि हमें फरार का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने तौर पर अच्छी तरकीब सोची है। हमारे लिए उनका यह इत्मीनान काफ़ी है कि हम उनके तब्दील शुदा मंसूबे से बेखबर हैं। अब ये बताओ, क्या 25 दिसंबर से पहले बदी बदी सुपर मास्टर को साथ लेकर जाएगी या उसका साथ छोड़ देगी? बदी बदी के जहन में सुपर मास्टर के सिलसिले में कोई खास प्रोग्राम नहीं है। उसने साइंसदानों को हलाक करने वाली बात अभी तक सुपर मास्टर से छुपाई है। शायद इस इंतज़ार में हो कि वो पूरी तरह उसका गुलाम बन जाए, अपने मुल्क और अपनी दुनिया के खिलाफ PP7 और उसका साथ दे, तो फिर वो सुपर मास्टर का साथ नहीं छोड़ेगी। क्रिसमस का दिन आने तक उनके मंसूबे में मज़ीद तब्दीलियाँ हो सकती हैं। फ़िलहाल रोशना के बारे में बताओ, क्या तुमने उसके ख्यालात पढ़े हैं? हाँ, पढ़ चुकी हूँ। वो तुम्हारी पड़ोसन है। पारस चाहता था कि तुम उससे बेखबर ना रहो, इसलिए तुम्हें पड़ोसन की बेटी मोना के दिमाग तक पहुँचाया। मोना के दिमाग में पहले कई बार रोशना पहुँचती रही और उसे आलाकार बनाकर छोटे छोटे काम लेती रही। क्या रोशना टेलीपैथी जानती है? रोशना और बदी बदी वगैरह की ख्याल ख्वानी की परवाज़ सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले तक महदूद है। रोशना मोना के करीब रहती है, इसलिए उसके दिमाग में पहुंच जाती है। आज पारस ने मोना के अंदर बरादर कबीर वगैरह की बातें की हैं। ये बात रोशना के लिए बायसे तशवीश होगी। मैं अभी उसके ख्यालात पढ़ कर आती हूँ। वो चली गई, फिर थोड़ी देर बाद आकर बोली, वाकई रोशना तशवीश में मुब्तला है, बल्कि अंदेशों में गिरी हुई है। बार बार सोच रही है कि जो मोना के दिमाग में आया था वो उसके बाप के दिमाग में भी गया होगा। फिर इस घर की तीसरी फ़र्द रोशना है। मोना के अंदर आने वाले को रोशना के अंदर भी झांकना चाहिए था, लेकिन रोशना ने अभी तक दिमाग में गुदगुदी महसूस नहीं की है। ये बात और ज़्यादा परेशान कर रही है कि किसी ख्याल ख्वानी करने वाले ने उसके अंदर आने की जहमत क्यों नहीं की है। क्या वो उसे खलाई मखलूक की हैसियत से पहचान गया है, यानी वो किसी अनजाने दुश्मन से सहमी हुई है? हाँ, वो खौफजदा है और अभी रात की तारीकी फैलने के बाद वो मोना और गोल्ड स्मिथ का घर छोड़कर जाने वाली है। वो जहाँ भी जाएगी तुम उसके दिमाग में पहुँच सकोगी। मैंने सुपर मास्टर के एक साथी स्टील ब्रोक्स को अपना मामूल और ताबेदार बनाया है। मैं चाहती हूँ जिस तरह बदी बदी सुपर मास्टर के पास पहुंची हुई है, उसी तरह रोशना स्टील ब्रोक्स के पास पहुंचकर उसे अपना दीवाना बनाकर रखे। ठीक है, रोशना आज रात उस बंगले से निकलकर दूसरी पनाहगाह के लिए भटकती फिरेगी तो मैं उसके दिमाग पर हावी होकर उसे स्टील ब्रोक्स तक पहुंचा दूंगी। ऐसे वक्त तुम मेरे अंदर रहोगी तो मैं तुम्हारी रहनुमाई में उसे स्टील ब्रोक्स की रिहाइशगाह में पहुंचा दूंगी। दोनों ने यह तय पाया कि आज रात वो रोशना के अंदर रहेंगी और स्टील ब्रोक्स को हुस्नो शबाब का तोहफा पेश करेंगी। फिर सानी ने पूछा, ये बताओ, बदी बदी जिस तरह सुपर मास्टर को हर रात मदहोश करके सुला देती है और उसे अपने बेड पर आने का मौका नहीं देती है, उसी तरह रोशना भी गोल्ड स्मिथ को मदहोश करके सुला देती है और बीवी होकर शोहर के हकूक अदा नहीं करती है। वह दोनों ऐसा क्यों करती हैं? बदी बदी और रोशना मुझसे और एमोना से मुख्तलिफ हैं।
हम मुख्तलिफ यूनिट यानी मुख्तलिफ कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। बदी बदी का कबीला आजकल खलाई जोन पर हुक्मरानी कर रहा है। इस कबीले की तमाम औरतें हमारे कबीले के और इस अर्जी दुनिया के मर्दों को बहुत कमतर समझती हैं। वह सिर्फ अपने कबीले के मर्दों से शादी करके फ़ख्र महसूस करती हैं। मैंने पारस को जीवन साथी बनाया है। उसका पूरा कबीला मुझे हकीर समझ रहा होगा, इसलिए मोहब्बत और दोस्ती के पैगाम ने उस पर कोई असर नहीं किया है। वो सानी के दिमाग से चली आई। दिमागी तौर पर हाजिर होकर उसने पारस की तरफ करवट ली, फिर उसकी आगोश में समा गई। वो दोनों बड़ी देर तक खामोश रहे। 1 घंटे बाद पारस मदहोश होकर सो गया। लकी 7 वक्फे वक्फे से रोशना के दिमाग में जाती थी और उसके ख्यालात पड़ती रहती थी। उसने रात के 11 बजे तक गोल्डस्मिथ और मोना को सुला दिया, फिर वहां से जाने के लिए एक बैग में ज़रूरी सामान रखने लगी। लकी 7 ने सानी से कहा, वो बंगले से निकल रही है, तुम मेरे पास चलियो। सानी लकी 7 के दिमाग में पहुंची और लकी 7 रोशना के अंदर आ गई। वह बंगले से निकलकर पैदल चलती हुई एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट में आई, फिर एक टैक्सी में बैठकर बोली, फ्लाइंग क्लब चलो। दिसंबर की शदीद सर्दी थी, बर्फ़ भी गिर रही थी। ऐसे में रोशना ने मुख्तसर सा लिबास पहना हुआ था। ड्राइवर ने उसे ताज्जुब से देखा, फिर चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट किया। इसके बाद टैक्सी आगे बढ़ गई। सानी ने लकी 7 से कहा, रोशना को टैक्सी ड्राइवर से बातें करने पर माइल करो, मैं ड्राइवर की आवाज़ सुनकर उसके पास जाऊंगी। चंद सेकंड बाद रोशना ने लकी 7 की मर्जी के मुताबिक ड्राइवर से पूछा, वाशिंगटन में कितने फ्लाइंग क्लब हैं? वो बोला, वैसे तो छोटे बड़े 5 क्लब हैं, लेकिन 2 क्लब ऐसे हैं जहाँ बेहतरीन जहाज़ और हेलीकॉप्टर किराए पर मिल जाते हैं। रोशना ने कहा, तुम्हारे ख्याल में जो फ्लाइंग क्लब बेहतर है वहाँ ले चलो। सानी ड्राइवर के अंदर पहुंच गई। ड्राइवर उसकी मर्जी के मुताबिक रास्ते बदलने लगा। रोशना वहाँ के रास्तों को अच्छी तरह नहीं जानती थी, इसलिए ड्राइवर के भरोसे पर खामोश बैठी हुई थी। ड्राइवर एक बंगले के सामने गाड़ी को रोककर झटके देकर चलाने लगा, फिर उसे रोककर कहा, कोई खराबी हो गई है, मैं इसे चेक करता हूँ। वो टैक्सी से निकलकर उसका बोनट उठाकर इंजन पर झुक गया। ऐसे वक्त सानी उसे छोड़कर लकी 7 के पास आकर बोली, बाएं हाथ वाले बंगले में स्टील ब्रोक्स रहता है, रोशना को किसी तरह वहाँ ले चलो। सानी ड्राइवर के पास आई। वो सर पकड़कर सोच रहा था, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या मेरी गाड़ी में खराबी पैदा हो गई है? फिर वो अपनी हैरानी भूल गया। सानी की मर्जी के मुताबिक रोशना से बोला, सॉरी मैडम, टैक्सी आगे नहीं जा सकेगी, मैं अभी किसी मैकेनिक को फ़ोन करके बुलाऊंगा, पता नहीं इसकी मुरम्मत में कितनी देर लगेगी। रोशना ने टैक्सी से निकलकर ड्राइवर को $30 दिए, फिर स्टील ब्रोक्स के बंगले की तरफ देखकर लकी 7 की मर्जी के मुताबिक सोचने लगी, जिस तरह मैंने गोल्डस्मिथ के बंगले में बड़े एतमाद से दाखिल होकर उसे सैरज़दा किया था, इसी तरह मुझे इस बंगले में जाकर देखना चाहिए। अगर फैमिली नहीं होगी और कोई तन्हा होगा तो मैं उसे अपना ताबेदार बना लूँगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बंगले के अहाते में से गुजरकर दरवाजे पर आई और कॉल बेल के बटन को दबाया। सानी स्टील ब्रोक्स के अंदर पहुंच गई थी। वो सोने जा रहा था। घंटी की आवाज़ सुनकर बेडरूम से बाहर आया, फिर कॉरिडोर से गुजरकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक हसीन औरत खड़ी हुई थी। स्टील ब्रोक्स हुस्न परस्त और अय्याश था। जब सानी ने उसे ट्रैप किया तो वह मियामी बीच के क्लब में शराब शबाब से खेल रहा था। अब आधी रात को एक हसीना उसके दरवाजे पर आई थी। सानी ने उसके जहन से यह भुला दिया था कि वह हसीना के दिमाग में जाकर उसकी असलियत मालूम करे। रोशना ने कहा, मैं इस शहर में अजनबी हूँ, रास्ता भटक कर यहाँ चली आई हूँ। उसने खुश होकर कहा, तुम भटक कर सही जगह आई हो, आओ आ जाओ। वो अंदर आई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, उसे साथ लेकर ड्राइंग रूम में आया। वो चारों तरफ देखते हुए बोली, यहाँ हर तरफ दीवार पर उरियाँ तस्वीरें हैं, इससे ज़ाहिर होता है तुम्हारी शादी नहीं हुई। बीवी होती तो ऐसी तस्वीरें उठाकर फेंक देती। हाँ, मैंने शादी नहीं की, मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं। तुमने ठीक कहा, बीवी होती तो ये तस्वीरें फेंक देती। तुम क्या करोगी? मैं तस्वीरें यहीं रहने दूंगी, तुम्हें उठाकर फेंक दूंगी। हैं? वो ज़रा झीम गया, फिर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, तुम बहुत जिंदा दिलो। जिंदा रहने वालों के लिए जिंदा दिलो, अगर मरने वाली हरकतें करोगे तो मेरी जिंदा दिली के मज़े नहीं ले सकोगे। नहीं डार्लिंग, मैं मज़े लेना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता। वैसे ये ना समझना कि तुमने जिंदा दिली से जो धमकी दी है उससे मैं सहम गया हूँ। मैं गैर मामूली जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों का हामिल हूँ, यह तो अच्छी बात है। मर्द को मर्द ही की तरह रहना चाहिए। तुम मजाक समझ रही हो? मैं तुम्हारे दिमाग में छुपे हुए ख्यालात पढ़ सकता हूँ। मेरे दिमाग में पढ़ने आओगे कि माँ बाप ने स्कूल में नहीं पढ़ाया? उसने जवाब में ख्याल ख्वानी की परवास की। उसके अंदर पहुंचा। उसने हंसते हुए सांस रोक ली, फिर बोली, मेरे दिमाग का दरवाज़ा बंद है, कोई दूसरा मदरसा देखो। अच्छा, तो तुम योगा की माहिर हो। अगर मैं तुम्हारी गर्दन दबोच लूँ तो हिल नहीं सकोगी और अपने दिमाग में मेरी सोच की लहरों को नहीं रोक सकोगी। तुम हसीन औरतों से मोहब्बत करते हो या कुश्ती लड़ते हो? वह दोनों बातें करते हुए कमरे में आ गए। वहाँ कंप्यूटर और उससे मुंसलिक रहने वाली दूसरी कई मशीनें थीं। वह बोला, मैं सोने से पहले अपने साथियों को कंप्यूटर के जरिए शब्बा खैर कहता हूँ। आज मैं भूलकर सोने जा रहा था, अच्छा हुआ तुम रत जगह मनाने आ गई। अब मैं साथियों को शब्बा खैर कहूँगा, कोई अहम मसला होगा तो उस पर अहम गुफ्तगू हो जाएगी। मुझे प्यास लग रही है, मैं तुम्हारी प्यास ऐसे बुझाऊंगा कि हमेशा मुझे याद करोगी।
आर्जी तौर पर बिछड़ने वालों या मरने वालों को याद किया जाता है। तुम मुझे बिछड़ने नहीं दोगे, यहाँ से जाना चाहूंगी तो जाने नहीं दोगे, लिहाजा तुम्हारा मरना ज़रूरी है ताकि हमेशा तुम्हें याद करती रहूं। ए तुम हो क्या चीज़, अभी 15 मिनट के अंदर 2 बार मेरे मरने की बातें कर चुकी हो। उसने फ्रिज के पास आकर उसे खोलकर पानी की बोतल निकालते हुए कहा, यह तुमने अच्छा किया है कि काम करने की जगह फ्रिज रखा है, खाने पीने के लिए कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। स्टील ब्रोक्स उसे गौर से देख रहा था। फिर उसने कहा, दिसंबर की सर्दी है, बाहर बर्फ़ गिर रही है और तुम मुख्तसर से लिबास में हो, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? वो पानी पीने के बाद फ्रीज़र से बर्फ़ निकालकर अपने बदन पर मलने लगी। हंसते हुए कहने लगी, मैं आइस प्रूफ हूँ, फायर प्रूफ हूँ और रेन प्रूफ हूँ। स्टील ब्रोक्स की आंखें हैरत से फैल गईं। खलाई मखलूक की जो पहचान बताई गई थी वो याद आ रही थी। किस मखलूक को ना शदीद सर्दी का एहसास होता है, न गर्मी की तपती हुई धूप महसूस होती है और ना ही मुसलसल बारिश में भीगने से नुकसान होता है। उसने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? वही हूँ जिसके मुतल्लिक तुम सोच रहे हो। उसने मजीद हैरानी से पूछा, क्या तुम मेरे ख्यालात पढ़ रही हो? हाँ, हमारी ख्याल खुआनी की रेंज महदूद है। मैं 1 किलोमीटर के फासले तक किसी के भी ख्यालात पढ़ सकती हूँ। वो खुश होकर बोला, हमारी टीम की लीडर के साथ भी एक खलाई मखलूक है, वो उसकी दाश्ता भी है और दोस्त भी है, उसके बहुत काम आती है। उसकी तरह आज मैं खुश नसीब हो गया हूँ। तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहोगी तो मैं बड़े फ़ख्र से अपने साथियों को तुम्हारे मुतल्लिक बताऊंगा। रोशना ने उसके करीब आते हुए पूछा, तुम्हारी टीम के लीडर के साथ जो खलाई हस्ती है उसका नाम क्या है? उसका नाम बदी बदी है। वो खुशी से उछल पड़ी। स्टील ब्रोक्स की गर्दन में बाहें डालकर बोली, तुमने मुझे वो खुशी दी है कि इस खुशी के बदले जो मांगोगे वो तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसी दोस्ती चाहता हूँ जैसी बदी बदी ने हमारे सुपर मास्टर से की है। वो मेरी सबसे अजीज सहेली है। उसने तुम्हारे सुपर मास्टर से जैसी दोस्ती की है वैसी ही दोस्ती मैं तुमसे करूँगी। प्लीज़ अभी बदी बदी से मेरा रब्ता कराओ। वो दोनों कंप्यूटर के सामने आकर कुर्सियों पर बैठ गए। स्टील ब्रोक्स कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगा। सुपर मास्टर के मखसूस कोड नंबर पर रब्ता हो गया। दूसरी तरफ से तहरीर उभरी, मिस्टर ब्रोक्स, आधी रात गुजर चुकी है। सुपर मास्टर ए लाला सो रहे, कोई ख़ास पैगाम हो तो मुझे दो, मैं बदी बदी तुमसे मुखातिब हूँ। रोशना ने फ़ौरन ही स्टील ब्रोक्स को हटाकर उसकी जगह बैठकर तहरीरी जवाब दिया, बदी बदी मेरी जान, मैं तुम्हारी सहेली रोशना तुमसे मुखातिब हूँ। अभी मिस्टर ब्रोक्स की रिहाइशगाह में हूँ। स्क्रीन पर तहरीर बदल गई। बदी बदी पूछ रही थी, रोशना तुम रोशना हो? प्लीज़ मुझे यकीन दिलाओ। रोशना ने अपने बैग से तांबे की तार वाली एक कैप निकाली, उसे सर पर पहन लिया। इस कैप में 4 नोकीले प्लग थे। उसने एक नोकीले प्लग को इंजेक्शन की सुई की तरह अपनी पेशानी में पेवस्त कर लिया, 2 प्लग दोनों कनपट्टियों में और चौथे प्लग को सर के पीछे दिमाग की जगह पेवस्त कर लिया। फिर एक लंबी तार के एक सिरे को कैप से और दूसरे सिरे को कंप्यूटर से मुंसलिक करके उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगी। स्टील ब्रोक्स ने बड़ी हैरानी से देखा। स्क्रीन पर अजनबी ज़ुबान के हरूफ, अल्फाज और फ़िक्रे उभर रहे थे। रोशना मखसूस कोड वर्ड्स अदा करके बदी बदी से कह रही थी, ये मेरे कोड वर्ड्स हैं। मैंने ट्रांसलेटर कैप के ज़रिए इस अंग्रेज़ी ज़ुबान के कंप्यूटर को अपनी खलाई ज़ुबान में तब्दील कर दिया है ताकि ये स्टील ब्रोक्स हमारी बातें ना समझ सके। यह ट्रांसलेटर कैप तुमने मुझे और मेरे भाई धतूरा को दिया था। तुम्हारा एमोना और एमोना बाबा जैसे दुश्मनों के पास ये कैप नहीं है। अब तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए कि मैं तुम्हारी रोशना हूँ। बेशक तुम मेरी जान रोशना हो। एक अरसे की जुदाई के बाद तुमसे रब्ता हुआ है। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। धतूरा कहाँ है? ज़रा इंतज़ार करो, मैं भी इस कंप्यूटर को अपनी खलाई ज़ुबान में तब्दील कर रही हूँ। रोशना इंतज़ार करने लगी। स्टील ब्रोक्स ने कहा, मेरे सामने तुम दोनों को अंग्रेज़ी ज़ुबान में रब्ता रखना चाहिए। क्या मुझे गैर समझा जा रहा है और कोई बात मुझसे छुपा कर की जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। 2 औरतें बातें कर रही हों तो किसी मर्द को उन बातों में दिलचस्पी नहीं लेना चाहिए। औरतों वाली बातें कर रही हो या खलाई जोन की खुफिया बातें हो रही हैं? हमारे खलाई जोन की बातें खुफिया हों या ना हो, तुम्हें हमारे किसी भी मामले में हमारी इजाज़त के बगैर मुदाखलत नहीं करना चाहिए। ये अच्छी तरह याद रखो, मुझ पर पाबंदी आयद करोगे तो मैं भी चली जाऊंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। फिर बदी बदी और सुपर मास्टर ये कभी नहीं चाहेंगे कि मैं तुम्हारी किसी हमाकत के बगैर नाराज़ होकर चली जाऊं। स्टील ब्रोक्स सोच में पड़ गया। दूसरी तरफ से बदी बदी ने कहा, मैं एक सुपर मास्टर के साथ हूँ। इस सुपर मास्टर के 3 साथी हैं। ये सब मुख्तलिफ शहरों में रूपोश रहते हैं क्योंकि इन सबको इस दुनिया के टेलीपैथी जाने वालों से खतरा है। ये चारों एक दूसरे को भी ना अपनी खुफिया रिहाइशगाह का पता बताते हैं और ना ही किसी को अपनी आवाज़ सुनाती हैं। ये चारों अपने दुश्मनों से इतने ज़्यादा सहमे हुए क्यों हैं? मुझे सुपर मास्टर ने बताया है कि देवी नामी एक औरत और फरहाद अली तैमूर नामी एक शख्स अपने साथियों समेत बहुत चालाक और ख़तरनाक हैं। सिर्फ आवाज़ सुनकर या तस्वीर देखकर अपने मुखालफिन के दिमागों के अंदर घुस आते हैं। बहरहाल ये राजदारी से मालूम होना चाहिए कि हम दोनों कहाँ हैं। रोशना ने कहा, मैं वाशिंगटन में हूँ। स्टील ब्रोक्स के ख्यालात पढ़कर मालूम हुआ कि यह इलाका वाशिंगटन DC कहलाता है। बंगला नंबर H125 स्ट्रीट नंबर 7 में है। यह और ज़्यादा खुशी की बात है कि हम दोनों एक ही शहर में हैं।
हमारा बंगला बोटैनिकल गार्डन के गेट नंबर 3 के सामने है। इसकी नुमाया पहचान ये है कि ये रेड बंगलो कहलाता है। ये सुपर मास्टर और इसके साथी खुद को बहुत चालाक समझती हैं। इनका ख्याल है कि वो चारों अलग अलग शहर में रहते हैं, जबकि 2 साथी इसी एक शहर में हैं। हो सकता है कि बाकी 2 साथी भी आऊँ। मैं सुपर मास्टर के उन दोनों साथियों रमीरेज और टेली टेलर तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक नाकाम हूँ। वो दोनों बड़े मोहतात रहने के आदी हैं। क्या रोबोट PP7 से हमेशा रब्ता रहता है? हाँ, वो मेरे बाप की तख्लीक है, मेरा गुलाम है, हमेशा मेरा ताबेदार रहता है और आइंदा भी रहेगा। अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात अब आसान हो गई है। मैं और PP7 क्रिसमस के दिन एक अहम मंसूबे पर अमल करने वाले हैं। इस अमल के नतीजे में यहाँ के 2 साइंसदानों के अलावा तुम्हारा अपने जीवन साथी के साथ मारी जाएगी। बदी बदी, तुम जानती हो मैं बड़े बड़े शहज़ोरों और मक्कारों को बड़ी मक्कारी से फना कर देती हूँ, लेकिन जहरीली तुम्हारा से खौफ आता है। उसका एक दांत भी हमारे जिस्म के किसी से में पेवस्त होगा तो हमें मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। सच तो यह है कि उसके जहर ने मुझे भी रूपोश रहने पर मजबूर किया है। वैसे भी मैं काफ़ी हिफाजती इंतजामात के साथ रहती हूँ। उस जहरीली को कभी अपने करीब आने का मौका नहीं दूंगी। उसे दूर से देखते ही एटमी गन की शुआओं से जलाकर राख कर दूंगी। मुझे भी एक ऐसी एटमी गन दो, मैं भी क्रिसमस से पहले ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हें गन के अलावा भी बहुत कुछ दूंगी, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ मौजूदा पनाहगाह से ना निकलना। मैंने सुपर मास्टर को जिस तरह सैरज़दा कर रखे उसी तरह तुम स्टील ब्रोक्स को अपना दीवाना बना कर रखो। स्टील ब्रोक्स रोशना के पास बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पर ना समझ में आने वाली खलाई जुबान की तहरीर देख रहा था और बोर हो रहा था। उसने कहा, बस करो, तुम औरतें ख्वाह ज़मीन पर रहो या खला में, जन्नत में रहो या जहन्नुम में, बोलती रहोगी, तुम्हारी बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। रोशना ने स्क्रीन पर तहरीर के जरिए कुछ कहा, फिर राब्ता ख़त्म कर दिया। ट्रांसलेटर कैब उतारकर बैग में रखते हुए कहा, मुझे अफसोस है तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। बदी बदी मुझे बता रही थी कि सुपर मास्टर बहुत अच्छा दोस्त और मुहाफिज है। अगर मैं भी तुमसे दोस्ती करूं और यहाँ तुम्हारे साथ रहूं तो तमाम दुश्मनों से महफूज रहूंगी। वो उसे बाजू में समेट कर बोला, तो फिर आओ हम दोस्ती का आगाज़ करें। वो बोली, दोस्ती का आगाज़ विस्की के जाम से होगा। मैं जब तक 4 पैग नहीं पीती और अपने साथी को नहीं पिलाती तब तक बंद लिफाफे की तरह रहती हूँ। वो दोनों वहाँ से उठना चाहते थे। उसी वक्त कंप्यूटर से मुंसलिक रहने वाले एक आले से सिग्नल मौसूल होने लगा। स्टील ब्रोक्स ने कंप्यूटर को ऑन करके इसे ऑपरेट किया तो स्क्रीन पर तहरीर नजर आई। हम RR और TT अपने 2 साथियों ALL और SB को मुखातिब कर रहे हैं, प्लीज़ जवाब दें। स्टील ब्रोक्स ने जवाब दिया, मैं स्टील ब्रोक्स हाजिर हूँ। दूसरी तहरीर उभरी, शुक्रिया, हमारा चौथा साथी सो रहा है, उसकी जगह बीबी जवाब दे रही है। अहम बात यह है कि बाबा साहब के इदारे से इतला दी गई है कि खलाई मखलूक की 2 हस्तियाँ एमोना बाबा और उसकी बेटी एमोना ने अदारे में पनाह ली है। एमोना बाबा के पास एक ऐसा कैमरा है जिसके ज़रिए फौलादी चादर के उस पार की तस्वीर भी उतारी जा सकती हैं। एमोना बाबा ने खलाई जोन से आने वाले पावर प्लानर के सर की अंदरूनी साख्त और दिमाग की तस्वीर उतारी हैं। इन तस्वीर से ये इंकशाफ हुआ है कि पावर प्लानर कोई कुदरती तख्लीक नहीं है, बल्कि ये एक आहनी रोबोट है। उस पर गोश्त का खोल चढ़ाकर खुदा की मखलूक जाहिर किया जा रहा है। स्क्रीन पर तहरीर बदलने लगी। वहाँ लिखा हुआ था, खलाई जोन में ऐसे मजीद 9 रोबोट हैं। ये ऐसे ख़तरनाक और नाकाबिल शिकस्त हैं कि एक फ़ौज लाखों की तादाद में भी उन्हें ज़ेर नहीं कर सकती। उनके पास जदीद तरीन एटमी हथियार हैं। उनके अज़ाइम हमारी दुनिया के ख़िलाफ़ हैं। एक पावर प्लानर के बाद दूसरे पावर प्लानर भी आएंगे। वो हमारे बेहतरीन साइंसदानों और टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े माहिरीन को पहले ख़त्म करेंगे ताकि हम अर्जी दुनिया वाले जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी से महरूम रहें। वो 10 पावर प्लानर और 3 बड़े साइंसदान हमारी दुनिया को अपने कब्ज़े में लेकर यहाँ खलाई मखलूक की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। स्क्रीन से ये तहरीरें मिट गईं। बदी बदी ने तहरीर के ज़रिए कहा, एमोना बाबा इस इदारे की हमदर्दियाँ हासिल करने और वहाँ बेटी के साथ महफूज रहने के लिए हमारे पावर प्लानर के खिलाफ जहर उगल रहा है। उसने ख्याली रोबोट की तस्वीर हासिल की हैं और इस दुनिया के भोले भाले अवाम को इस रोबोट से दहशत ज़दा कर रहा है। रोशना ने स्टील ब्रोक्स के कंप्यूटर के ज़रिए कहा, पावर प्लानर खलाई जोन से खैर सगाली का पैगाम लाया। वो बहुत जल्द अमेरिका में आएगा। अभी उसके खिलाफ जो कुछ कहा जा रहा है वो उसे झूठ साबित कर देगा। रमीरेज ने पूछा, मिस्टर ब्रोक्स, तुम पावर प्लानर के मुतालिक क्या जानते हो और इतने एतमाद से कैसे कह रहे हो कि पावर प्लानर दुश्मन नहीं दोस्त बनकर आ रहा है? स्टील ब्रोक्स ने कहा, अब ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा था, रोशना कह रही थी। खलाई जोन से आने वाली एक हसीना का नाम रोशना है और ये मेरे साथ रहती है। टेरी टेलर ने पूछा, तुम्हारे साथ रहती है? कब से साथ रहती है? पहले सुपर मास्टर ने हमें एतमाद में लिए बगैर बदी बदी से दोस्ती की। बिल्कुल इसी तरह तुमने हमारे एतमाद को धोखा दिया है। हम चारों साथियों ने कसम खाई थी कि किसी 5वें को कभी अपना राजदार नहीं बनाएंगे, लेकिन 5वीं राजदार बदी बदी बन गई और अब नंबर 6 पर कोई रोशना राजदार बन गई है। बदी बदी ने पूछा, क्या मेरे आने से तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचा है? मैंने तो तुम्हारे मुल्क और कौम की बरतरी कायम रखने के लिए पावर प्लानर का ताउन हासिल किया। मैं यकीन दिलाती हूँ कि मेरी तरह रोशना भी मिस्टर ब्रोक्स के साथ रहकर जल्दी ऐसे कारनामे अंजाम देगी।
कि तुम लोगों के दिमागों से तमाम शकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे। रमीरेज ने कहा, हमने अभी बहुत सी अहम मालूमात हासिल करने के लिए सुपर मास्टर और स्टील ब्रोक्स को मुखातिब किया था, लेकिन अब हमें संजीदगी से गौर करना होगा कि हमारे जो साथी हसीन औरतों को बेसाखी बना रहे हैं उनसे हमें अहम और खुफिया मालूमात पर गुफ्तगू करना चाहिए या नहीं। रमीरेज और टेरी टेलर ने राब्ता ख़त्म कर दिया। रोशना ने तहरीर के जरिए कहा, बदी बदी हम पर शुबा किया जा रहा है, हमारी तौहीन की जा रही है। कैसी सूरत में तुम्हें सुपर मास्टर के पास और मुझे स्टील ब्रोक्स के साथ रहना चाहिए? स्टील ब्रोक्स ने कहा, प्लीज़ रोशना, हम तौहीन नहीं कर रहे हैं। तुम दोनों पर इस कदर भरोसा कर रहे हैं कि सिर्फ अपने घर में नहीं अपने दिल में भी जगह दे रहे हैं। बदी बदी ने तहरीर के जरिए कहा, रोशना, सुपर मास्टर और स्टील ब्रोक्स बहुत ज़हीन और मामला फहम है। हम दोनों की मोहब्बत और खुलूस को समझते हैं। गुस्सा थूक दो, तुम मिस्टर ब्रोक्स के साथ रहो। शब्बा खैर। राब्ता ख़त्म हो गया। रोशना और स्टील ब्रोक्स पीने और कुछ खाने का सामान लेकर बेडरूम में आए। स्टील ब्रोक्स बहुत खुश था। खलाई जोन की एक हसीना भी उसके बेड पर आने वाली थी। वो नहीं जानता था कि बदी बदी भी सुपर मास्टर के बेड पर आती है, मगर आने से पहले ही वह 2 पैग में लुढ़क जाया करता है। सिर्फ आधे घंटे में स्टील ब्रोक्स भी लुढ़क गया।